नमस्कार दोस्तों, रोहित है। अब 69 बीपीएससी में एक दिन 2 दिन बचा हुआ है। अब आप लोग ट्रेवलिंग करना भी स्टार्ट कर चुके होंगे, तो थोड़ा समय की नज़ाकत को समझते हुए मैं आपसे पहले 2 मिनट बात करता हूँ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेंगे। अगर आप ट्रेवल कर रहे होंगे तो इन टॉपिक को जरूर सुन लीजिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे। देखो, बहुत अभी आप लोग हैं जो बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं, दिमाग कुछ ले नहीं रहा होगा, परेशान होंगे। पर मेरा आपसे मात्र एक चीज़ कहना है कि 30 सितंबर का जो 2 घंटा होगा वह जीवन का आपका सबसे महत्वपूर्ण 2 घंटा है। इसलिए अपने क्षमता का स्मार्ट तरीके से पूर्ण इस्तेमाल करिएगा। ध्यान रखिएगा कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। वह 30 तारीख हम लोग के लिए युद्ध की तरह है। जब युद्ध है तो युद्ध को हमेशा उत्साह के साथ जीता जा सकता है। युद्ध को तैयारी से आप नहीं जीत सकते हैं, युद्ध को आप मनोबल से जीत सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर कमजोर मन से जाएंगे, उत्साह की कमी से जाएंगे तो आप युद्ध को कभी नहीं जीत सकते हैं, कितनी भी तैयारी आपकी हो। इसलिए मनोबल को मजबूत रखिएगा। देखो, मैं मान सकता हूं कि बीसीडब्ल्यू के पास सब्सक्राइबर बेस कम हो सकता है। मैं ये भी मान सकता हूं कि हमारा व्यूअरशिप कमजोर हो सकता है दूसरे चैनल के मुताबिक। मैं ये भी मान सकता हूं कि वहां पर पढ़ाने वाले लोग हमसे अधिक मेधा वाले लोग हो सकते हैं। पर यह मानने के लिए मैं कतई नहीं तैयार हूं कि वहां पे जो अभ्यर्थी उस ग्रुप के जो पार्ट होंगे वह आपसे मेधावान होंगे। क्योंकि मुझे यह पता है कि एक कॉमा भी गलत करने पर कमेंट सेक्शन में लड़ी लग जाता है कि आपने एक कॉमा छोड़ दिया है। तो सबसे मेधावान लोग आप लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, यह हम लोग के लिए गौरव का बात है। और जब आप लोग जुड़े हुए हैं तो हम लोगों ने अपनी क्षमता के अनुरूप आपको पढ़ाया है और आप वहां पर जाकर जरूर झंडा गाड़ेंगे और अपने परिवारजनों का नाम रोशन करेंगे। यह पहला चरण है, बाकी हम लोग आपके साथ रहेंगे। बस मेरा एक निवेदन है, उत्साह के साथ जाना, अच्छे से जाना। अब देखो, आज जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, पहला ये टॉपिक लेंगे कि इंडेक्स से हमेशा बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो इंडेक्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ले लेंगे। और दूसरा देखो, साइंस को पैरेलल में चलाना पड़ेगा क्योंकि साइंस एक अकेला सेगमेंट है जहां से 30 क्वेश्चन पूछता है। तो सेकेंड पार्ट में साइंस रहेगा, पहले पार्ट में इंडेक्स रहेगा। जो काम का चीज है उसको रिवाइज कर लेना। जिनके पास प्रबल मैगजीन है वह पेज नंबर 80 खोल लो, तुम्हारे लिए चीजें आसान रहेंगी। चलो, जो काम का चीज है उसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो इंडेक्स है वो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क देता है, उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट क्या वो डेवलपमेंट इज विद इन द प्लानेटरी बाउंड्री। ऐसा तो आप नहीं कर रहे हैं कि आप एक ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं जो अर्थ के जो उसको अनसस्टेनेबल रूप में आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। उसको मापने के लिए जो यूनाइटेड नेशन है कहता है कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेता है हर देश का, और उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आप कितना CO2 एमिट कर रहे हैं या ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं उससे डिवाइड करके एक नंबर निकालता है। उस नंबर के हिसाब से फिनलैंड जो है बेस्ट देश है, फिनलैंड टॉप पर है, भारत 112 नंबर पर है। यही यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी निकालता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे भारत का रैंकिंग 126 है और टॉप पर फिनलैंड है। मेरे बंधु, हम इन चीजों को बात करें उससे पहले तुमको 2-3 चीज बताते हैं। एक चीज हमको यह बताओ कि मानते हैं कि फिनलैंड की राजधानी कहां है? हेलसिंकी। ठीक है, अब यहां से 2-3 चीज तुमको बताते हैं। जब भी शादी करना तो उत्साह के साथ करना है ना। एक ही बार करोगे, 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो। अगर जब करोगे तो उत्साह के साथ करना। तो जब जाना घूमने फिरने तो एक जगह पर जाना और अपने स्टेटस पे अपडेट करना, सिटी ऑफ 1000 लेक्स एट द रेट विथ माई मंचकिन एट द रेट सिटी ऑफ 1000 लेक्स एट द रेट सिटी ऑफ गार्डन ऑफ लेक्स। अब जो आपकी एक्स होंगी या जो भी होंगी, अगर गूगल नहीं करा दिए तो फालतू का तुम लोग डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी बन रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ये सब चीज़ उनको गूगल करने पे मिलेगा कि तो फिनलैंड गया है, हम तो मालदीव से गए थे और इंडोनेशिया से घूम के आ गए। ठीक है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर एक चीज और रखना कि फिनलैंड को, आइसलैंड को, डेनमार्क को, स्वीडन को और एक देश है जिसका तुम कमेंट सेक्शन में नाम बताओगे, इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अगर आप देखोगे कि इन्वायरमेंट को लेकर, ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर बहुत जागरूक है, वहां की सरकार इन मुद्दों पर चुनी जाती है, इसलिए इन पैरामीटर्स पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बहुत अच्छे करते हैं। ये दोनों आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, 126 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में कौन देता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट देता है। टॉप नंबर पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो में एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आउटफ्लो में। अपना इंडिया कितने नंबर पर है? अपना इंडिया 8 नंबर में है इनफ्लो के केस में। जो इनफ्लो भारत में आया है उसमें वी आर एट द 8th पोजीशन, मतलब वी आर एट द 8th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तीसरा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन देता है? जर्मन वॉच, क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क देता है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसमें इंडिया कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर है। टॉप पर कौन है? डेनमार्क है, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है। पहला 3 स्पेस को वैकेंट रखा गया है क्योंकि इन लोग का मानना है कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट द स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, है ना। इंप्रूवमेंट का हमेशा स्कोप होता है। तो पहला 3 नंबर पर कोई भी देश इतना अच्छा नहीं किया है क्लाइमेट चेंज को लेकर कि उनको टॉप 3 स्थान दे दिया जाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन देता है? यूएस चैंबर ऑफ द कॉमर्स देता है। इंडिया कितने नंबर पर है? 42 नंबर पर है। मेरे बंधु मेरी जान, 2-3 चीज को ध्यान रखना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाता है। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में देखोगे तो पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। पेटेंट किस चीज का तुम कराते हो? पहली बात याद रखना कि पेटेंट 20 साल का होता है। पेटेंट किस चीज का कराते हो? अगर तुमने कुछ नया चीज को इन्वेंट कर दिया तो उसका पेटेंट होता है। जैसे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आता है? कॉपीराइट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कॉपीराइट किस चीज का तुम करा सकते हो? बुक का करा सकते हो, म्यूजिक का करा सकते हो, इन सब चीजों का करा सकते हो। ट्रेडमार्क क्या है? जैसे नाइकी का एक अपना एक सिंबल है, एडिडास का अपना एक सिंबल है, वो सब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। यहां तो और जीआई टैग भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के दायरे में आ जाता है। ठीक है, मतलब ये वो चीजें हैं जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जीआई टैग जो है वो किस कानून से रेगुलेट होता है? जीआई टैग 1999 कानून से रेगुलेट होता है। जीआई टैग में बिहार के कितने पदार्थ हैं? 15 पदार्थ हैं। 15वां पदार्थ कौन है? पश्चिम चंपारण का है, वेस्ट चंपारण का है। उसको आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर नाम बताइए कि कौन सा है। 14वां नंबर पे मिथिला मखाना है। 15वां नंबर पे कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक चीज बताओ कि जीआई टैग का टैगलाइन क्या है? इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ, पूछ सकता है, मजाक तुमको लग रहा होगा। इनवैल्यूएबल, पीपीएससी टैगलाइन खूब पूछता है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, है ना। पिछली बार टूरिज्म का पूछा था, इसके पहले इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत कितने नंबर पर है? 42। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये जो भी हम आंकड़ा बता रहे हैं याद रखना 2023 का आंकड़ा है, रिसेंट वाला आंकड़ा है, सारा 2023 का डेटा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग कितने नंबर पे हैं? कौन देता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स देता है। हम लोग कितने नंबर पर हैं? 161 नंबर पे हैं। टॉप पे नॉर्वे है। वर्ल्ड बैंक क्या देता है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स देता है। मतलब कोई चीज को, लॉजिस्टिक को मूव कितना अच्छे से कर सकते हैं, कितना आसानी से कर सकते हैं। लॉजिस्टिक के मामले में 1 नंबर पे कौन सा देश है? सिंगापुर। भारत कितने नंबर पे है? 38 नंबर पे है। इसीलिए आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है वो क्या बोलते हैं? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि नितिन गडकरी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इतना अच्छा काम करते हैं, वे लॉजिस्टिक के मूवमेंट को आसान करते हैं। और सबसे लॉजिस्टिक सस्ता क्या पड़ता है? पानी का। 2 नंबर पे फिर रेलवे आ जाएगा। एयरपोर्ट वगैरह बहुत महंगा पड़ जाता है, जो एयर ट्रांसपोर्ट का कार्गो है। इसीलिए आप देखते हैं कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनता है और उस पर काम चल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2 रिपोर्ट मुख्य रूप से देता है। एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देता है कि जेंडर में मेल और फीमेल में कितना डिफरेंसेज है, कि डिफरेंट पैरामीटर्स पर क्या अंतर है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सोशल रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशनल रिप्रेजेंटेशन में। उसमें अपना देश 127 नंबर पे है। बेस्ट देश आइसलैंड है। एक देता है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, हम ट्रांजिशन कितना अच्छा से कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, वहां पर अपना देश का रैंक है 67। इन इंडेक्स से ज्यादा आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप के केस में तुम देखोगे तो स्टार्टअप के केस में अपना मोहब्बत जो है, इंडिया 3 नंबर पर है। 1 नंबर पे कौन होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2 नंबर पे कौन होगा? चीन। 3 नंबर पे कौन है? इंडिया। अगर शहर पूछेगा तो बेंगलोर ऑलरेडी जो है स्टार्टअप हब बना हुआ है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पे भारत कितना है? 10 नंबर पर है। वीडियम देता है, उतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग किस पर आ रहे हैं? 2022 के डेटा पे आ रहे हैं। बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है अभी। तो 2022 का रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है बस केवल उसी को करना। एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में देखना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देता है, भारत 85 नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, खूब न्यूज में रहा है। भारत 107 नंबर पर है, इसकी बहुत भर्त्सना हुई है। ये बेसिकली ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये चाइल्ड के लिए है, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग पर है, चाइल्ड वेस्टिंग पर है कि चाइल्ड का वजन कितना है, पर इसको हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रूप में कैलकुलेट करते हैं। 107 नंबर पर है भारत। अब देखो, एक है ईपीआई, कोई काम का नहीं है, इसको याद मत करना। एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन देता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यूनाइटेड नेशन डेवलप, यूएनडीपी देता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो होता है वो देता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बेसिकली है, इंडिया 132 रैंक पर है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तुम देखोगे तो बेसिकली वो यूनाइटेड नेशंस दे रहा है और देखता है कि मानव का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना अच्छा है, उन चीजों को आंकता है। कि जैसे हम लोग तो यूजुअली क्या आंकते हैं कि अगर 32 रुपया कोई कमा रहा है तो गरीब नहीं है, 33 रुपया कमा रहा है तो गांव में गरीब नहीं है, 37 रुपया कमा रहा है तो गरीब नहीं हो रहा है। हम लोग कैलोरी इंटेक पे गरीबी को मापते हैं, पर यूनाइटेड नेशन बोलता है कि आप उस पर मत मापिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से मापिए। वो 132 रैंक पर है। अभी उन चीजों पर हम नहीं जाने वाले हैं। देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रिव्यू हुआ है। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रिव्यू कौन करता है भारत में? नीति आयोग करता है। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी हैं। इसके सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन कौन हैं? वीके सारस्वत इसके इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। और कौन है? रमेश चंद हैं, ठीक है, वीके पॉल हैं, वीके पॉल हैं। जो वी सारस्वत हैं, वी सारस्वत को अभी जेएनयू का चांसलर भी बना दिया गया है। ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग एस्टेब्लिश होता है। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो कौन कैलकुलेट करता है? इंडिया में नीति आयोग कैलकुलेट करता है। वर्ल्ड लेवल पे कौन करता है? यूएनडीपी करता है। देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो वर्ल्ड लेवल पे यूएनडीपी करता है वो 10 पैरामीटर पे करता है। जो नीति आयोग करता है वह 12 इंडिकेटर पे करता है। अब थोड़ा सा तुमको बताते चलते हैं। देखो, 10 इंडिकेटर का मतलब होता है कि एक तरफ वो लाइफ को ले लेता है, दूसरा तरफ हेल्थ को ले लेता है, तीसरा तरफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ले लेता है। जैसे वो कह रहा है कि भाई कैलोरी से कुछ नहीं होता है कि कोई गरीब है कि नहीं माप पाते हो। वो 10 इंडिकेटर को लेता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखता है कि घर के अंदर कितने घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है कि नहीं, कितने घर में सैनिटेशन के लिए बाथरूम है कि नहीं, कितने घर में गैस का कनेक्शन है कि नहीं। तो इन पैरामीटर्स को इस तरह से वो 10 पैरामीटर को काउंट किया है। और उसने बोलेगा कि अगर कोई भी घर 4 पैरामीटर पे फेल कर जाता है, उसको 4 चीज नहीं है, मतलब स्कूलिंग के बारे में चला जाएगा। लाइफ को छोड़ दे, स्कूलिंग ले लो, यहाँ पे स्कूलिंग है तो स्कूलिंग कितना साल तक स्कूल गया है, ठीक है, कितना एज तक स्कूल गया है, इस तरह का पैरामीटर को काउंट कर लेता है। और फिर बोलता है कि 10 में से अगर 4 पैरामीटर पे अगर वो घर खरा नहीं उतरता है तो उसको हम पुअर काउंट कर लेंगे। तो इट इज कंसिडर्ड एज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ मेजरिंग द पॉवर्टी, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो रिव्यू हो रहा है वो कौन करता है? देश में नीति आयोग करता है। अब इस नीति आयोग में हम लोग ये पाते हैं कि बिहार में जो डिक्लाइन है, जो बिहार के केस में तुम देखोगे तो पीपल ऑफ द बिहार कितना पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है, कहां गया यार, मल्टी डायमेंशनल पुअर कितना बिहार में है? 33.76% ऑफ द पीपल ऑफ द बिहार इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि सबसे ज्यादा पुअर की संख्या में डिक्लाइन कहां हुआ है? रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश में। अपने बिहार में कितने नंबर पे डिक्लाइन हुआ है? 2 नंबर पे। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 33.76% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द बिहार इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। ये जो डेटा है आंकड़ा कहां से लेता है कि घर घर घुस से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करके एक होता है, वहां से ये आंकड़ा लेता है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बिहार 2 नंबर पे है गरीबी को उन्मूलन को कम करने के लिए। यही नीति आयोग एक एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स देता है कि हर राज्य एक्सपोर्ट के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। उसके लिए 1 नंबर पे जो राज्य है वह है तमिलनाडु, 2 नंबर पे महाराष्ट्र और 3 नंबर पे कर्नाटक। इसीलिए आप देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण हो रहा है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मल्टी डायमेंशनल जो पार्क हो रहा है, लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहां हो रहा है? बिहार में हो रहा है, पटना में हो रहा है, कि भागलपुर, कि अररिया, कि किशनगंज? ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब देखो, जो
एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स वाला यहां तक तुम्हारा हो चुका है। अब देखो एक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स होता है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स कौन देता है? प्रधानमंत्री का एडवाइजरी काउंसिल होता है। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? विवेक देव रॉय कर रहे हैं। उसके तहत बिहार जो है सोशल मामलों पर, जो लोगों हैं उनका पेंशन के मामले पर, उनके सिक्योरिटी मामले पर, उनके हेल्थ मामले पर एक आकलन तैयार करता है। बेस्ट जो है यूटी के साथ अगर आप लेंगे तो करेक्ट उसका पौंडीचेरी है। हमारे लिए बिहार इंपॉर्टेंट है, बिहार को ध्यान रखना। एक डीपीआईआईटी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर डीपीआईआईटी होता है जो इंटरनल ट्रेड को मेजर करता है। उसने एक आंकड़ा निकाला, राज्यों को कैटेगराइज किया कि वहां पे स्टार्टअप की क्या स्थिति है। तो 4-5 कैटेगरी में राज्यों को कैटेगराइज किया जाता है। बेस्ट परफॉर्मर राज्य है गुजरात और कर्नाटक। अभी भी आपको बताया कि स्टार्टअप हब के रूप में बेंगलोर सबसे 1 नंबर पर है और गुजरात में भी अच्छा काम हो रहा है अहमदाबाद की तरफ। बिहार एक कैटेगरी में फॉल करता है, मानते 1, 2, 3, 4 कैटेगरी है। तो बिहार किस कैटेगरी में फॉल करता है? इमर्जिंग कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि हम लोग स्टार्टअप के फील्ड में इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में काम कर रहे हैं। अगर आपको ख्याल हो तो स्टार्टअप के लिए आपको पटना का जो मौर्या कॉम्प्लेक्स है वहां पे बिहार सरकार बहुत रिबेट दे रही है, एज ऑफ अ फ्री दे रही है कि अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मौर्या कॉम्प्लेक्स जो पटना का हार्ट है वहां पर जाके आप ऑफिस खोल सकते हैं। तो इस तरह की स्कीम्स चल रहे हैं। तो बिहार किस कैटेगरी में है? इमर्जिंग स्टार्टअप की कैटेगरी में है। एक क्वेश्चन मेरे बंधु बाहर नहीं जाएगा। अब इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब 2-3 रैंक देख लो। ये जो है रैंक कहां से हम लोग लिए हैं? ये जो पीआईबी पे रैंक है वहां से है। अगर मैगजीन है तो तुम लोग को रैंक दिया हुआ है, बिहार का यही रैंक पूछेगा। देखो एमएसएमई के फील्ड में जो बिहार है, डेवलपमेंट ऑफ द एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, जिसको सूक्ष्म लघु उद्योग बोलते हो, उसका सबसे बेस्ट अभी आईएएस ऑफिसर आए हुए हैं। वो आईएएस ऑफिसर का नाम है संदीप पौंडरिक। संदीप पौंडरिक उनका नाम है और इतना बेहतरीन ऑफिसर है कि यही इथेनॉल पॉलिसी वगैरह लेकर आते हैं। अभी आप देखिए कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर की अभी नियुक्ति हुई है बीपीएससी के थ्रू में, सबको जिला दे दिया गया है। तो बहुत ही इफिशिएंट ऑफिसर हैं। ये जो ऑफिसर जो है के पाठक वगैरह तो मीडिया में ज्यादा रहता है। संदीप पौंडरिक इज वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट ऑफिसर और इनके मेहनत के कारण एमएसएमई के डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई के फील्ड में बिहार 2nd नंबर पर आ चुका है। इन्हीं के कारण अगर आप देखोगे कि ई श्रम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन में बिहार जो है 2nd नंबर पर है, 1 नंबर पे रिपब्लिक ऑफ द उत्तर प्रदेश है। अभी आप देखोगे कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बोध गया को डेवलप करेंगे, राजगीर को डेवलप करेंगे। क्यों राजगीर और बोध गया को डेवलप करने की बात हो रही है? अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से बिहार का पोटेंशियल क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन पूरे विश्व में हम लोग पूरे इंडिया में 3 नंबर पर हो सकते हैं, पर एक्चुअल हमारा रैंक कितना है? 9 नंबर पर है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि व्हीकल जो रजिस्टर्ड व्हीकल है बिहार में वो पूरे देश में हम लोग 3 नंबर पर हैं। और आपको पता है कि ई व्हीकल का पूरा प्रचलन बढ़ रहा है। ई व्हीकल रजिस्ट्रेशन में अपना बिहार 4थे नंबर पर है। ये सब डेटा इकोनॉमिक सर्वे के हैं जिसको पीआईबी प्रकाशित किया है। माइग्रेंट वर्कर के केस में जो हम लोग विदेश जाते हैं कमाने के लिए, हेल्पर, फिटर, रिगर बनकर, हम लोग पूरे देश में 2nd नंबर पे माइग्रेंट वर्कर को भेजने वाले में हैं। 1 नंबर पे रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश है। इंडेक्स का जितना क्वेश्चन आएगा इस वीडियो का सबसेट होने वाला है। अब थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए अब साइंस का वीडियो हम लोग देखते हैं। साइंस का वीडियो हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब आप लोग साइंस के क्वेश्चंस को देखिए। अब थोड़ा हम लोग रैंक ऑफ बिहार पढ़ लेते हैं कि जो डिफरेंट इंडेक्स में बिहार का रैंक क्या है, क्योंकि वो पूछता है बिहार का रैंक आपसे, तो उसको आज हम लोग देख लेते हैं। देखो हम कोड के रूप में तुमको बताएंगे। हम पहले तुमको डिस्क्लेमर दे देते हैं कि गाली मत देना यार, हम कोड नहीं बना पाते हैं। हम पहला प्रयास तुम लोग के लिए कोड कर रहे हैं। आज तक अपने जीवन काल में कभी कोड बना के याद नहीं किए हैं, डायरेक्ट रट लेते हैं। ठीक है, 10 बार रट लेते हैं, लिख के टेबल के सामने चिपका लेते हैं, पर तुम लोग के लिए कोड बना दे रहे हैं। अभी इंडेक्स पूरा बता चुके हैं नेशनल। अब बिहार का रैंकिंग डिफरेंट इंडेक्स में क्या है, तो हमको माफ कर देना अगर घटिया कोड लगेगा। अगर मतलब एकदम ही मतलब पीजे टाइप का लगेगा तो माफ कर देना प्लीज। देखो एक लड़की है, एक लड़की गांव में रहती है, बहुत गरीब घर की लड़की है। जब बहुत गरीब घर की लड़की है तब जब बहुत बच्ची थी, 7 साल की थी, तो उसको घर में बहुत खाना पीने का दिक्कत हुआ। फिर जब लड़की बड़ी होती है तो 16 साल की होती है। जब लड़की 16 साल की होती है तो अपने अधिकार मांगना स्टार्ट करती है। वह लड़की जस्टिस मांगना स्टार्ट करती है समाज से, बोलती है कि हमको जस्टिस चाहिए। ठीक है, अधिकार के को लेकर सजग होती है। जब वो 19 साल की होती है लड़की, तो जब जस्टिस मांग रही है, तो जब 19 साल की जब वयस्क होती है, बड़ी होती है, तो उसको हेल्थ का इशू आता है। आपको पता है कि हम लोग का बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होते हैं। हेल्थ का इशू होता है। जब हेल्थ का 19 साल की लड़की को होता है तो उसको गांव से शहर में जाने में बहुत दिक्कत होती है, उसको बहुत लॉजिस्टिक का दिक्कत होता है।
जब 22 साल की होती है तो घर वालों को लगता है कि एक बहुत न्यूएंस बन चुकी है, कभी जस्टिस मांगती है, कभी इसको हेल्थ का इशू हुआ है, तो उसको घर वाले क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट मतलब उसका शादी ब्याह कर देते हैं। जब वह लड़की 33 साल की होती है तो वह अपने जीवन के लिविंग के बारे में सोचना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसकी शादी बहुत अच्छी नहीं हो रखी होती है। जब लड़की 35 साल की होती है तो वह फिर सोचती है कि हम तो अब समाज से जो पाना था पा लिए, अब हम लोग समाज के लिए कुछ काम करते हैं। तो अब देखो 7 साल में क्या है, 7 रैंकिंग बिहार का कहाँ है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके इंप्लीमेंटेशन में बिहार का रैंक 7 नंबर पे है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट पर कितना है, 16 नंबर पर है, जो टाटा ट्रस्ट देता है। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपका अवेलेबल है हम लोगों के मैगजीन में। 19 नंबर पर क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे बिहार का रैंकिंग 19 नंबर पर है। हेल्थ में बिहार का रैंकिंग कितना है, हेल्थ इंडेक्स जो रिपोर्ट है, जो भी नीति आयोग देता है, हेल्थ इंडेक्स पे भी बिहार का 19 नंबर है। दोनों नीति आयोग का रिपोर्ट देता है। 22 नंबर पर क्या है, एक्सपोर्ट रियडनेस इंडेक्स है, ठीक है। 33 नंबर पर क्या है, 33 नंबर पर लिविंग इंडेक्स है। तो बिहार में रहने लायक लिविंग वाला कौन सा शहर है, पटना। बस इसको याद रखना, लिविंग इंडेक्स में महुआ देता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन जो है वो देता है। कौन मंत्री हैं, हरदीप पुरी मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी सरदार जी। 35 नंबर पे कौन है, 35 नंबर पर सोशल जो इंडेक्स है, जो प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल देता है, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उस पे हम लोग सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो 35 नंबर पर है, विवेक देबरॉय की कमेटी देती है, उसमें हम लोग 35 नंबर पर है। इसको ध्यान रखना। अब साइंस करो। पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन बताने का सोर्स क्या है। पहला क्वेश्चन जो है सीधा एनसीईआरटी से लिया गया है, और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि लाइट एमिटिंग डायोड की बात की गई है। पहला हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि डिमांड फॉर द एलईडी light emitting diode in the traffic signal is increasing, which is not the reason for the increase in this demand। देखिए ये एलईडी लाइट है, कह रहा है कि एलईडी लाइट का डिमांड बढ़ रहा है। ये देखिए सब सीएफएल वगैरह होते हैं, है ना। तो एलईडी लाइट का डिमांड बढ़ रहा है सीएफएल के तुलना में, क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए हम लोग पहले देखते हैं कि एलईडी लाइट करता क्या है। जो लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं, तो लाइट एमिटिंग डायोड है क्या, बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो एक सेमीकंडक्टर है। डायोड मतलब हो गया कि सेमीकंडक्टर है वो। पहली बात तो हम लोग को ये क्लियर हो जाए कि वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। दूसरा आपके जहन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है किस चीज से बना हुआ है। जो लाइट एमिटिंग डायोड है, हम और आप दैनिक दिनचर्या में ये देखते हैं कि हम लोग सेमीकंडक्टर मतलब क्या सोचते हैं, सिलिकॉन सोचते हैं, जर्मेनियम सोचते हैं। पर सिलिकॉन और जर्मेनियम से एलईडी लाइट नहीं बना होता है, वो बना होता है गैलियम के कंपाउंड से बना होता है। बेसिकली ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है किस चीज से एलईडी लाइट बनता है, तो गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है। गैलियम का कंपाउंड होता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का बना होता है, पर सिलिकॉन और जर्मेनियम का नहीं बना होता है। अब आपका काम है कि आप थोड़ा सा सर्च करेंगे कि क्यों सिलिकॉन और जर्मेनियम से नहीं बना होता है, क्योंकि हम तो इसी को जानते हैं। हो सकता है हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, थोड़ा सा क्लू देते हैं कि हो सकता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से जो रेडिएशंस निकल रहा होगा, हो सकता है, हिंट है, वो विजिबल लाइट पे नहीं निकल रहा होगा। अगर विजिबल लाइट में नहीं निकल रहा होगा तो हम लोग अपना एलईडी लाइट के रूप में उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ा सा आप और गूगल करेंगे, पर यह बहुत बताना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस कंपाउंड से बना है। तो गैलियम का कंपाउंड है, इट कैन बी गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। This is very important for your prelims point of view, and this has been picked directly from the newspaper, and a slight reference has been given in the NCERT too। हिंदी माध्यम वाले लोग यहां से कर लीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है कि CFL जो होता है ना, जो CFL हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, इसमें बेसिकली CFL में क्या भरा रहता है, मरकरी भरा रहता है। जो मरकरी है इसका नेचर कैसा है, मरकरी टॉक्सिक इन द नेचर है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो इस CFL के साथ एक दिक्कत यह है कि इसको डिस्पोज ऑफ करना बड़ा मुश्किल काम है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में इसको डिस्पोज ऑफ करना बड़ा मुश्किल काम है। एलईडी के केस में नहीं है। तो एलईडी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हाउ एलईडी इज सुपेरियर टू द CFL। LED is more efficient as compared to the CFL। LED, और देखिए, they are available in the many colors, yes they are available in the many colors। कॉमन सेंस का स्टेटमेंट है। they have the longer lifetime, yes they are more efficient, they consume less electricity। इसीलिए तो देख रहे हैं कि जो सरकार है LED लाइट्स की तरफ
आपको मूव ऑन कर रही है, ज्यादा एफिशिएंट है। दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, यस, हेंस द एफिशिएंसी इज मोर। दे आर लेस एक्सपेंसिव दैन द CFL। ये स्टेटमेंट प्राइमा फेसी अगर आप गूगल वगैरह करेंगे तो आपको बोलेगा कि नहीं, एलईडी जो है वो सस्ता है, दे आर लेस एलईडी जो है सस्ता है, पर ये गलत स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी कहता है कि एलईडी आर नॉट लेस एक्सपेंसिव देन द CFL। जो CFL है वो एलईडी के तुलना में सस्ता है, CFL सस्ता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। इस क्वेश्चन बनाने का मात्र मकसद ये है कि हम आपको इस पॉइंट पर ध्यान आकर्षित कर सके, आपका ध्यान खींच सके कि CFL जो है महंगा है, इसीलिए ट्रांजिशन इतना जल्दी नहीं हो रहा है। सॉरी, CFL सस्ता है, एलईडी महंगा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, देरी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। Which among the following will not conduct the electricity? कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को तो वही कंडक्ट करेगा ना जो चार्ज्ड आयन जिसके पास होगा। अगर हम किसी चीज को पानी में मानते हैं कि डालते हैं और वो आयन जो है वो चार्ज्ड आयन दे देता है, मतलब कि कोई पॉजिटिव आयन दे देगा, कोई नेगेटिव आयन दे देगा, तो चार्ज्ड आयन हो गए। जब चार्ज्ड आयन हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। जैसे लेमन जूस है, इसको अगर आप पानी में डालिएगा या कहीं ऐसे भी रखिएगा तो इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज आयन है। मिल्क में भी चार्ज आयन है, रेन वाटर में चार्ज आयन है। कहां से है? डिफरेंट अमाउंट ऑफ द गैसेज उसमें डिजॉल्व हो रहे हैं, तो रेन वाटर में भी चार्ज आयन है। टैप वाटर जो है, अगर नल का आपने पानी उठाया, उसमें इतने सारे इंप्यूरिटीज हैं कि इंप्यूरिटीज के कारण उसमें चार्ज आयन प्रेजेंट होते हैं। पर जो डिस्टिल्ड पानी होता है मेरे दोस्त, इसमें कोई इंप्यूरिटी प्रेजेंट नहीं है। जब कोई इंप्यूरिटी प्रेजेंट नहीं है तो इसमें कोई चार्ज आयन नहीं है। जब कोई चार्ज आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अब हम आपको और 2-3 बोलते हैं। अगर आप शुगर सॉल्यूशन का सिरप बनाते हैं या तेल जो है वायल है इसको आप ले लेते हैं या फिर डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हैं, अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इसमें चार्ज्ड आयन के रूप में डिसोसिएट नहीं करता है। इसका नेचर इस तरह का है कि चार्ज्ड आयन के रूप में डिसोसिएट नहीं करेगा। डिसोसिएट करेगा तो न्यूट्रल एटम्स के न्यूट्रल आयन के रूप में डिसोसिएट करेगा। जब न्यूट्रल हैं, अगर मानते हैं कि भारत, जैसे अभी यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रहा है, भारत क्या कहता है कि हम न्यूट्रल प्लेयर हैं, ना हम इसके एक्सिस में हैं न इसके एक्सिस में हैं। जैसे नैम जो रहा उसमें हम लोग न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं। जब तटस्थ हैं तो आप किसी खेमा में नहीं हैं। तो जो शुगर का अगर आप डिसोल्यूशन करेंगे पानी में, वायल को डिसॉल्व करेंगे या फिर आप डिस्टिल्ड वाटर को लेंगे तो ये चार्ज्ड आयन के रूप में नहीं टूटते हैं। अगर टूटते भी हैं तो न्यूट्रल आयंस के रूप में टूटते हैं। और जब भी आप न्यूट्रल रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर डिस्टिल्ड वाटर रहेगा। अगर टैप वाटर रहता तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता, क्योंकि उसमें इंप्यूरिटी होता और इंप्यूरिटी होने के कारण उसमें चार्ज्ड आयंस बन जाते। यही हमने लिखा है कि डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ द सॉल्ट। जब सॉल्ट से फ्री हैं तो उसमें कंडक्ट नहीं करेगा। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोमन्स कैप्सूल एंड हिंडलीज लूप आर एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन? माय डियर फ्रेंड्स, इट इज एसोसिएटेड विद द किडनी। दोस्तों, 2-3 चीज को अब ध्यान से हम लोग को देखना है कि किडनी से क्या सेक्रेशन होता है। किडनी से अगर आप बेसिकली देखेंगे तो किडनी इज द पार्ट ऑफ विच सिस्टम? पहला आप देखिए, किडनी इज द पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिन वाला जो है, यूरिन का जो सेक्रेशन होता है बेसिकली किडनी से होता है। दोस्तों, यहां पर जो स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी क्या है, अगर आपसे पूछे कि विच इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स होते हैं। मनुष्य में कितने नेफ्रॉन्स की संख्या होती है? 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन्स होते हैं और यही बेसिकली जो है आपका फिल्ट्रेशन का काम करता है, जिससे कि आपका यूरिन निकलता है। ह्यूमन यूरिन जो होता है बेसिकली उसका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? आमतौर पर हम बोल रहे हैं कि ह्यूमन यूरिन का जो पीएच वैल्यू होता है 6 होता है। अगर किसी चीज का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो उसको आप एसिडिक बोलते हैं। यूरिन में होता क्या है? अगर आप यूरिन में देखेंगे तो यूरिन में 95% जो है पानी होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है? यूरिया 2% के आसपास यूरिया होता है। फिर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ क्रेचिन भी होता है और थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ द यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ये सब डेटा इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि आपके पास ई ऑप्शन होता है। यूरिया का कंटेंट 2% के आसपास होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी? यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 होल ट्वाइस। इसीलिए आप देखते हैं कि अगर आप रोड पे देखिएगा कि दीवार है, अब दीवार को लोग खराब किए हुए हैं, यहां पे लिखा रहता है ना कि देखो गधा ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब लिखा रहता है लनफन। तो आप यहां पर देखिएगा कि ये जो जहां पर लोग
खुले में शौच करते हैं, जब खुले में शौच करते हैं तो यूरिया के कारण आप देखते हैं कि यहां का जो स्मेल कैसा होता है, पंजेंट स्मेल होता है। और यूरिया के कारण आप देखेंगे कि अगर दीवार है तो इतना गंदा हो जाता है कि मत ही कहिए। अगर आप लोग करते हैं खुले में शौच, बंद करिए। प्रधानमंत्री जी का भी स्वच्छता अभियान चल रहा है, सुलभ शौचालय का इस्तेमाल कर लीजिए। वो बेसिकली किसके कारण होता है, यूरिया के कारण होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, CONH2 आपसे पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि यूरिया में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट है। यूरिया में अगर आप बेसिक रूप से आप देखें तो पर डे के हिसाब से 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया जो है हमारा बॉडी सेक्रीट करता है। सुन लीजिए, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया सेक्रीट करता है। अच्छा बताइए, एक नॉर्मल एक हेल्दी बॉडी जो है वो कितना यूरिन एक दिन में सेक्रीट करता है, मतलब डिस्चार्ज करता है? 1 से 1.5 लीटर के आसपास प्रतिदिन हम लोग यूरिन का सेक्रीशन करते हैं। अभी किडनी का बात आया, ये सब किडनी के पार्ट हैं। तो किडनी का साइज कितना होता है? अगर किडनी का आप साइज देखिएगा तो इट इज ऑफ द साइज ऑफ द फिस्ट, एक मुट्ठी के बराबर होता है। किडनी एक दिन में कितना बार फिल्टर करता है ब्लड को? एक दिन में 40 बार, तकरीबन 40 बार फिल्टर करता है ब्लड को। फिर कुछ आदमी होगा, वो डेटा प्रेमी होगा, बोला कि अभी भी फील नहीं आ रहा है, हमको फील दिलाओ। मेरे बड़े भाई, एक दिन में मोटा मोटी किडनी को आप देखिएगा तो 180 लीटर ऑफ द ब्लड को वो प्यूरिफाई करता है, 180 लीटर ऑफ द यूरिन को वो फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी एक हार्मोन भी सेक्रेट करता है और उस हार्मोन का जो नाम है वो रेनिन हार्मोन है। तो रेनिन इज अ हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय द किडनी इटसेल्फ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान। अगला में देखिए, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द स्वेट। स्वेट मतलब क्या होता है? पसीना। अब जैसे देखिए इसमें कौन सा प्रेजेंट नहीं है स्वेट में? इसमें अगर आप देखेंगे कि सब प्रेजेंट होता है। जो स्वेट होता है उसमें सारा चीज प्रेजेंट है। बेसिकली ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें पता होना चाहिए। स्वेट में बेसिकली आप देखेंगे कि वाटर प्रेजेंट है, उसमें क्या प्रेजेंट है? यूरिया भी प्रेजेंट है, उसमें लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट है, उसमें सोडियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है। ये सारे चीज उसमें प्रेजेंट हैं और उसमें ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट है। अब कोई क्रांतिकारी आदमी को देखिएगा, अगर कोई लड़की है, कोई गर्लफ्रेंड है, उसको हम और आप कैसे अप्रोच करिएगा? उसको वो बोलेगा कि आपका चेहरा बहुत क्यूट है, पुराना है, आउटडेटेड होगी। लड़की बोलेगी कि आई नो दैट। आजकल जो क्रांतिकारी लड़का है वो आपको बोलता है कि आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर बॉडी ओडर। फैंसी वर्ड है पर बोल रहा है कि मतलब तुम्हारा स्वेट बहुत सुगंधित है। भाई हो सकता है स्वेट सुगंधित हो पर उसमें एसिटिक एसिड का मात्रा होगा, इसीलिए सुगंधित आपको लग रहा होगा। तो एक से क्रांतिकारी लोग हैं। तो स्वेट जो है उसमें बेसिकली वाटर है, सॉल्ट है, यूरिया है, लैक्टिक एसिड है। अगर आप जिम करते हैं तो आप बोलते हैं कि मेरा मसल सोरनेस हो गया, मसल में दर्द हो रहा है, तो उसी मसल में लैक्टिक एसिड डिपोजिट हो जाता है। और जब आप मसाज करते हैं, जब बॉडी मसाज उसको देते हैं तो ये लैक्टिक एसिड को आप डिस्पर्स करते हैं और जिसके बाद वो आदमी रिलैक्स्ड फील करता है। अब आप हमको बताइए कि विच आर द ऑर्गन्स विच प्रेजेंट और हैव द रोल इन द एक्सक्रीशन। किडनी का तो आप रोल देखें, किडनी का क्या किया? यूरिन का एक्सक्रीटा कर रहा है। लंग्स भी इसमें प्ले करता है रोल, स्किन भी रोल प्ले करता है जहां से स्वेट निकलता है, और लीवर का भी रोल है एक्सक्रीशन में थोड़ा बहुत। हम आपको यहां पर बताते चले कि हमारा जो लंग्स है एक दिन में आप अप्रोक्सीमेटली जो है, अगर सिग्निफिकेंट क्वांटिटी देखिए, वो क्या करता है ना कि अमाउंट ऑफ CO2 जो रिमूव करता है वो अप्रोक्सीमेटली 200 ml, एक फैक्ट आपको बता दे रहे हैं, 200 ml पर मिनट ऑफ CO2 जो है उसको रिमूव करता है हमारा लंग्स। तो ये सब इसके पार्ट हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी इससे क्वेश्चन भी है नहीं। पेल्टियर इफेक्ट पे क्वेश्चन क्यों बनाया गया है? देखिए, पेल्टियर इफेक्ट पे क्वेश्चन दोस्त इसलिए बनाया गया है क्योंकि अभी जो आपका 67वीं का एग्जाम हुआ है उसमें आप देखेंगे कि पेल्टियर इफेक्ट पे क्वेश्चन रहा है। तो पेल्टियर इफेक्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कौन इसको खोज करता है? 1834 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक हैं पेल्टियर, यही इसका खोज करते हैं और इन्हीं पर नाम है इसका पेल्टियर इफेक्ट का। इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या है? ई इसका करेक्ट आंसर है। क्या है पेल्टियर इफेक्ट? बेसिकली अगर आप देखें तो पेल्टियर इफेक्ट में 2-3 चीज है कि पेल्टियर इफेक्ट कहता है कि हमने फोटो इस्तेमाल किया होगा। पेल्टियर इफेक्ट कहता है कि आप 2 डिसिमिलर मेटल्स को लीजिए। डिसिमिलर मतलब क्या हुआ कि आप लड़का हैं और
आपको लड़की से प्यार हो रहा है तो डिसिमिलर हो गए। अगर आप लड़का हैं और लड़का से ही प्यार हो रहा है तो आप क्या हैं? ठीक है, अब समझ जाइए, वो हैं, आपको वैधता तो है ही। तो ये कह रहे हैं डिसिमिलर मेटल होना चाहिए। डिसिमिलर मतलब एक बिस्मथ हो गया, मानते हैं कि उदाहरण के रूप पे लेते हैं, और एक कॉपर लेते हैं, दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। पेल्टियर कहते हैं कि इस दोनों को ज्वाइन करने के बाद जब हम यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कहिएगा कि दो चीज ज्वाइन हुआ तो इसको हम एक जंक्शन कह सकते हैं। यहां पर दो चीज ज्वाइन हुआ, डिसिमिलर मेटल ज्वाइन हुआ तो इसको आप जंक्शन कहते हैं। पेल्टियर साहब क्या किए कि यहां पर एक बैटरी से उसमें करंट देना स्टार्ट करते हैं। बैटरी कैसा करंट देता है? डायरेक्ट करंट देता है। जब बैटरी से एक करंट देना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि एक जंक्शन जो है वो ठंडा होते जा रहा है। वो कैसे मापे होंगे? यहां पर थर्मोमीटर के रूप में एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और देखते हैं कि यार तो ठंडा होते गया, और एक जंक्शन जो है उसको देख रहे हैं कि ये तो गर्म होते जा रहा है ये जंक्शन। वो जब पेल्टियर साहब ये इफेक्ट को देखते हैं तो इसी को कहते हैं, अपने ऊपर नाम देते हैं जिसका नाम है पेल्टियर इफेक्ट। पर आपके जहन में एक नॉर्मल प्रश्न ये आना चाहिए कि इस पेल्टियर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? इस पेल्टियर इफेक्ट से हुआ क्या? मेरे दोस्त, जो जंक्शन कोल्ड हो रहा है, अगर मानते हैं कि जो जंक्शन कोल्ड हो रहा है, अगर इसको हम रेफ्रिजरेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल रेफ्रिजरेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मानते हैं कि इस सेगमेंट को हमको रेफ्रिजरेशन के रूप में हम इस्तेमाल कर देते हैं, यहां पर खाना वाला हमारा सामान रखा हुआ है, अगर खाना वाला सामान रखा हुआ है, बैटरी लगा के पेल्टियर इफेक्ट लगा दिए, ये एरिया कोल्ड हो गया, कोल्ड हो गया तो इसका मतलब हमारा खाना जो है स्पॉइल होने से बच गया। सो दिस जंक्शन कैन बी यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेशन। एक ऐसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम बना सकते हैं जिसमें रेफ्रिजरेटर का भी इस्तेमाल नहीं है, पेल्टियर इफेक्ट यहां पर इस्तेमाल हो सकता है। पर पेल्टियर इफेक्ट में क्या है? डिसिमिलर होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि अगर ये पॉजिटिव एंड था, ये नेगेटिव एंड था, अगर आपने इसके पोलरिटी को बदल दिया तो ये जो कोल्ड जंक्शन था ये हॉट जंक्शन हो जाएगा, ये हॉट जंक्शन है ये कोल्ड जंक्शन हो जाएगा। मतलब जैसे आपने पोलरिटी को रिवर्स किया, जंक्शन का जो नेचर है वो भी एक रिवर्सल डायरेक्शन में चला जाएगा, और यही पेल्टियर इफेक्ट है मेरे दोस्त। इससे ज्यादा हमें कुछ भी मतलब नहीं है। एग्जाम के लिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि दोनों डिसिमिलर होना चाहिए, और डीसी को ही आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब बैटरी को इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? अभी आपसे बात हुई कि केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है। CuNH2 आपसे पूछा जा चुका है। यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप जरूर कर लीजिएगा, और PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि किरोसिन ऑयल जो है इट राइजेस इन द वीक। अब तो लालटेन से कोई पढ़ नहीं रहा है। अंग्रेजी मीडियम जो है वो तो ढिबरी मतलब समझ भी नहीं सकता कि ढिबरी मतलब क्या होता है। भाई ऐसा होता है ना कि ढिबरी मतलब हो गया कि पहले कफ वफ का सिरप आता था, तो कफ वफ में जो खाली हो जाता था बोतल, इसमें हम लोग किरासन तेल डाल दिए। किरासन तेल डाल के यहाँ पर एक कपड़ा टाइप का नुमा स्ट्रक्चर डाल दीजिए, और यहाँ पर छेद करके यहाँ से बत्ती निकाल दीजिए, ठीक है? तो उसको कहते थे ढिबरी। बहुत लोग ढिबरी में भी पढ़ा है। एक होता है लैंटर्न। देखिए, हम लोग के लिए लालटेन है, अंग्रेजी मीडियम के लिए लैंटर्न है, ठीक है? और पर यहां पर देखिए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी किरोसिन तेल ऊपर कैसे चला जाता है? कि यहां पर कोई आपने फोर्स लगाया क्या? कोई मैकेनिज्म है क्या? इसके बावजूद आप देखिए कि इसमें से किरोसिन तेल रिसते हुए ऊपर चला जाता है, और यहां पर बत्ती जलते रहता है, जिस कारण वश होता है मेरे दोस्त। उस प्रोसेस को आप कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। कैपिलरी एक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैपिलरी एक्शन में बेसिकली होता क्या है कि कैसे क्या होता है, अब आप देखिए। ये एक पानी है। जब पानी है तो यहां पर एक टेस्ट ट्यूब है। आप पहले ये पानी ऐसे था, पानी यू स्ट्रक्चर में है। हमने क्या किया कि एक पतला कैपिलरी जो है, एक पतला ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि पानी यहां से घुसते हुए ऊपर चल जाता है और पानी यहां तक पहुंच के चला जाता है। दोस्तों देखिए, जो पानी यहां पर है ये एक लेयर में है। जो पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है? एक नया मेटल, एक नया टेस्ट ट्यूब आ गया, इसके दीवार के साथ जब ये पानी कांटेक्ट में आ रहा है तो ये जो दीवार है इसको अपने तरफ खींच रहा है। जब अपने तरफ खींच रहा है तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक प्रेम बन रहा है, और जो प्रेम बन रहा है, जो चिपक रहे हैं एक दूसरे के बीच में, उसको आप एडहेसिव फोर्स बोलते हैं।
जब ये टेस्ट ट्यूब नहीं डाला गया था तो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में क्या था? कोहेशन था। जब ये टेस्ट ट्यूब डाल दिए तो कुछ पानी का मॉलिक्यूल इनके साथ जाकर इसके साथ चिपक गया, इसके साथ इस टेस्ट ट्यूब से ज्यादा प्रेम करने लगा। जब प्रेम करने लगा तो ये पानी ऊपर चढ़ने लगा। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई पानी चीज ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई उसको फोर्स खींच रहा होगा। तो हम लोग ये पाते हैं कि जो एडहेसिव फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स की तुलना में ज्यादा हो जाता है और इसी एक्शन को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। पर हम ये जो टेक्निकल बात किए आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि जब हम पढ़े थे तो हमको भी नहीं समझ में आया था। अब हम आपके हिसाब से समझाते हैं। घर वाला आपको भेजा दिल्ली, दिल्ली में आप आ गए मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर। घर वाला क्या बोला कि बाबू जाकर किताब से प्रेम करना। जो आपका जिस मंजिल के कारण, जिस मकसद के कारण आप आए थे दिल्ली या पटना थे, आपको प्रेम किसके साथ होना चाहिए था? किताब के साथ। किताब के साथ जो आपका प्रेम है उसको आप कहते हैं कोहेसिव फोर्स। आप लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में एकदम जुल्फ अगर जो बिखर गई तो चांद टूट गिर जाएगा। बगल वाले सीट पर मैडम आई, जुल्फ लहराई। अब मैडम के साथ जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये एडहेसिव फोर्स हो गया। अब ये जो कोहेशन था और ये एडहेशन फोर्स है, एडहेसिव फोर्स जो है वो ज्यादा हो गया कोहेसिव फोर्स से। पढ़ाई लिखाई चौपट, आपका ध्यान इधर ज्यादा। बाबू, सोना, चिंटू, मिंटू, अब यहां पर होना स्टार्ट हो गया। बाबू ने थाना थाया। अब यहां पर एडहेशन फोर्स आपका ज्यादा बढ़ गया तो आप क्या होगा? देयर विल बी अ राइज। अगर ये लड़की अच्छी है तब क्या हो गया? या लड़का अच्छा है, बोलेगा कि रोज पढ़ाई करो, रोज BCW का वीडियो देखो, तो आपका क्या होगा? उत्थान होगा। इसका मतलब पानी ऊपर चढ़ेगा, कैरियर का ग्राफ दोनों भागेगा। अगर एडहेसिव फोर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होता है, लड़का या लड़की का नेचर खराब है, तो एक एडहेसिव फोर्स जो होता है वो नीचे की तरफ भी खींचता है। इसका मतलब कि जो राइज और द फॉल ऑफ द वाटर कॉलम और द लिक्विड कॉलम इज कॉल्ड द कैपिलरी इफेक्ट माय फ्रेंड। यही है कैपिलरी इफेक्ट। देयर विदाउट द यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द केरोसिन विल राइज इन द लैंटर्न और द लैंप, और इसी को आप कहते हैं कैपिलरी एक्शन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखिएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो है बॉम्बे हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट देखिए, बिकॉज दे डोंट रिएक्ट विथ एनी एलिमेंट एट ऑल। कितना ही वाहियात स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब वाहियात स्टेटमेंट मतलब इतना, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट रहे तो एक बार जरूर रुक के सोचिएगा कि इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही हो सकता है क्या। बाकी तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। देखिए, क्रिप्टॉन और जो भी नोबल गैस होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल वगैरह देखेंगे तो ग्रुप 18 की में इनको क्लासिफाई किया गया है, ग्रुप 18 में रखा गया है। अगर हमको ठीक ठीक याद है तो 6 एलिमेंट को ग्रुप 18 में रखा गया है। उसमें है हीलियम, एक बार काउंट ही कर लेते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। बिल्कुल ठीक है, 6 एलिमेंट को रखा गया है। इनको नोबल गैस कहा गया है। नोबल गैस कहा गया है क्योंकि इनका जो वैलेंस सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अगर आपका वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड है तो आप में इधर उधर भटकने का चांस कम रहेगा, है ना। इसीलिए लोग बोलता है कि शादी ब्याह कर लीजिए, इधर उधर मन नहीं भटकेगा, वैलेंस सेल ही फिल्ड है ना। तो जितने भी नोबल गैस हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल फिल्ड होता है। ऑल नोबल गैस एक्सेप्ट रेडॉन ऑकर्स इन द एटमॉस्फेयर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए और यही इस क्वेश्चन का मकसद है। इससे ज्यादा हमारा कोई मकसद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट जनरेट एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपसे बन जाना चाहिए। अगर आप एनर्जी पर ग्राम की बात करेंगे तो फैट जो एनर्जी पर ग्राम देता है, फैट मतलब वसा, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इनका मोटा मोटी बराबर होता है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम देते हैं। पर विटामिन कोई नहीं देता भाई। विटामिन क्या देगा? विटामिन जो है इसका खोज कौन करता है? 1912 में कैश्मीर फंक इसका खोज करते हैं। कैश्मीर फंक आपको वीडियो में हम बता रखे हैं। हॉपकिंस जो हैं इनको कहते हैं कि दिस इज द एसेंशियल कंपाउंड्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। जो एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी है क्योंकि हमारा बॉडी इनको प्रिपेयर नहीं करता है, बॉडी फेल्स टू प्रिपेयर देम। तो हमको बाहर से लेना पड़ता है, फ्रूट से लेना पड़ता है, वेजिटेबल से लेना पड़ता है। पर कुछ अपवाद है जो हमारा बॉडी खुद बनाता है ना। तो अपवाद है, बट 99% ऑफ द विटामिन्स हैज टू बी टेकन फ्रॉम द आउटसाइड, हेंस दे आर कॉल्ड एज द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी माय फ्रेंड्स। अब यहां पर कुछ और बात हो गई कि जब विटामिन्स बाहर से लेते हैं कोई एनर्जी नहीं देता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां पर कुछ आपके लिए उदाहरण है।
ADENK। जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, फ्री में साइंस बाय रोहित करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पर ये सब सारा चीज हमने बता रखा है। अगर आप ADE और K को देखेंगे, इसको आप फैट सोलुबल विटामिन बोलते हैं। फैट सोलुबल अगर विटामिन है तो वो कहां पर स्टोर होगा? लीवर में स्टोर होगा। जो वाटर सोलुबल विटामिन है, मानते हैं कि बॉडी को 60 ग्राम की जरूरत है और आपने 65 ग्राम ले लिया, तो जो 5 ग्राम है यूरिन के मार्फत वो बाहर निकल जाएगा। पर अगर जो फैट सोलुबल विटामिन है, अगर आपने ज्यादा ले लिया तो वो लीवर में जाकर स्टोर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, यहां पर 2-3 चीज बताना जरूरी है। अब विटामिन ए का बात आया तो 2 चीज आपको बताते चले, क्योंकि विटामिन ए के बारे में आगे एक क्वेश्चन है। जो विटामिन ए जो होता है, इसको आप क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। दोस्त, कहां से इसका बेस्ट सोर्स है? कैरेट इसका बेस्ट सोर्स है, मिल्क इसका बेस्ट सोर्स है, यहां पर विटामिन ए मिल जाता है। दोस्तों, जो विटामिन ए का जो डेफिशिएंसी है वो क्या करता है? अच्छा, विटामिन ए अगर आप कोरोना वगैरह के समय में देखिएगा कि लोग, जो डॉक्टर के पास लोग जा रहा था तो उसको विटामिन ए बोल रहा था कि विटामिन ए खा लो। विटामिन ए जो है ना, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग करता है। जब इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग करता है, तो डॉक्टर विटामिन ए की गोली चला रहा था। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या हो गया? विटामिन ए की दोस्त कमी हो गई तो 2 रोग करता है, निक्टेलोपिया और जेरोप्थेल्मिया। जो निक्टेलोपिया और जेरोप्थेल्मिया, जो जेरोप्थेल्मिया मतलब होता है कि आपका आंख जो है वो ड्राई हो जाता है विटामिन ए के कमी से, और निक्टेलोपिया का मतलब होगा कि डीम लाइट में आपको दिखना बंद हो जाएगा। ये दोनों जो रोग हैं वो विटामिन ए की कमी से है। एक चीज आपको बताते चले, साउथ दिल्ली में अगर आप जाइएगा तो वहां पे कोई लड़की को, अगर या कनॉट प्लेस में आप चले गए, कोई लड़की को आप देखिएगा तो लड़की को आपको देखिएगा तो लगता है कि बाप रे, उनका स्किन तो इतना चमकता है कि लगता है कि मतलब बहुत चमकता है, बहुत शाइन मारता है। कैसे भाई? उसमें बहुत मेहनत होता है, आपको पता है। वो सब लड़की लोग बहुत लोग विटामिन सी का सीरम लगाती है रात में। हम और आप तो विको टर्मरिक तक नहीं लगाते हैं, महाराज फेयर एंड लवली तक नहीं लगाते हैं, फिर भी आप लोग बहुत चमकते हैं। इसलिए एकदम टाइट रहिए, है ना। वो सब विटामिन सी का सीरम रात में लगाती है भाई, फेस वॉश करने के बाद। उसके बाद भी अगर आप देखोगे ना तो उतना से वो नहीं मानती हैं। वो सब विटामिन ए का भी थोड़ा सा एक उंगली भर, चुटकी भर लगा के चेहरा पर लगाती हैं। विटामिन ए जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि जो रेटिनॉल है वो स्किन लाइटनिंग में इस्तेमाल होता है, इसलिए जो मार्केट में जो आपको बोलता है कि 1 वीक में चमका देंगे, उसमें बेसिकली अगर आप जो फेस वॉश वगैरह रहता है उसके पीछे पलट के देखेंगे तो उसमें रेटिनॉल का कंसंट्रेशन रहता है। अब बहुत ज्ञान दे दिए, अब इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं। अब आपसे पूछ रहा है कि हेवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी क्या है? ये सब सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। जो हेवीएस्ट बोन, ये जो है ना, ये फीमर है, थाई के पास होता है फीमर। जो फीमर है ये क्या है? फीमर जो है, इसके बारे में याद रखिएगा, फीमर जो है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है और हेवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये जो स्टेपीज हैं जो कान के पास होते हैं, ईयर के पास हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन है। तो आपके ध्यान में आना चाहिए, जब आप स्ट्रॉन्गेस्ट का बता दी तो वीकेस्ट भी बता दीजिए। तो वीकेस्ट बोन जो होता है ना, कॉलर बोन होता है। जो गर्दन के पास जो होता है ना भाई, उसको आप कॉलर बोन कहते हैं। जो पतला सा हड्डी होता है जो गर्दन के पास होता है उसको आप कॉलर बोन बोलते हैं। हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी क्या है? जबड़ा जो है हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, जिसको आप अंग्रेजी मीडियम जॉ बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। फैक्ट नुमा क्वेश्चन है पर हमें पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। रोल्ड गोल्ड, कुछ को देखिए वो लगता है कि आपको सोना बदल के रोज चल रहा है भाई, वो रोल्ड गोल्ड इस्तेमाल कर लेता है। वो सब जो रोड पे मिलता है सस्ता सुस्ता, वो सब रोल्ड गोल्ड है, कुछ ओरिजिनल सुना नहीं है। रोल्ड गोल्ड जो है उसमें 90% कॉपर होता है और 10% एल्युमिनियम होता है। ये क्वेश्चन क्यों हमने दिया? क्योंकि जो आपको एलवाइज वाला वीडियो है उसमें इस चीज को हमने कवर नहीं किया था, तो क्वेश्चन के थ्रू आपको कवर कर दिया। नोट्स को जाकर जरूर अपडेट कर लीजिएगा। जो नए लोग हैं भाई, एलवाइज पर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जाकर उसको देख लीजिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द करंट। इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा मात्र ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत लोग आप लोग ऑल्ट एम मीटर को टिक किए होंगे, पर मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर नन मतलब मोर देन वन है। इसलिए इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का मतलब है मेरे भाई, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है, अगर आप कॉलेज में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं तो जो गैल्वेनोमीटर है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए काम में आता है, प्लस डायरेक्शन ऑफ करंट को मेजर करने के लिए काम में आता है। एम मीटर तो आता ही है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने में काम आता है, हाइग्रोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेजर करने में काम आता है, और गैल्वेनोमीटर जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट को मेजर करने में काम आता है। और गैल्वेनोमीटर किस करंट को मेजर करता है? बेसिकली डायरेक्ट करंट को मेजर करता है। डायरेक्ट करंट और एसी करंट, प्रत्यावर्ती करंट और दृष्टधारा करंट के बारे में जो अंतर है हमने आपको पहले बता रखा है, जाकर वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। और गैल्वेनोमीटर को जो साइंटिस्ट खोजते हैं उनका नाम है जॉन स्वीगनर। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इससे ज़्यादा हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। एम मीटर में ध्यान रखना होगा कि एम मीटर जो है एसी को भी माप लेता है और डीसी को भी माप लेता है। करेक्ट आंसर मोर देन वन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आई वाश? करेक्ट आंसर इज बोरिक एसिड माय फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफन पूछा जाता है। अब बताइए कि मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब बताइए जो टोमेटोज होते हैं, वही टमाटर, अंग्रेजी मीडियम टमाटोज फॉर यू, जो टमाटोज होता है इसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा टमाटो लाल क्यों होता है? टमाटो जो लाल होता है वो लाइकोपीन के प्रेजेंस के कारण लाल होता है। ठीक है, सारा बताया हुआ है, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। WBC और न्यूट्रोफिल सराउंड एंड कंज्यूम पोटेंशियली डैमेजिंग बैक्टीरिया बाय द रिलीज ऑफ विच गैस? भाई कॉमन सेंस भी लगाइएगा ना, अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाइएगा, विच इज नॉट कॉमन दिस डेज। क्लोरीन को मार टिक करके आ जाना था, इसमें और कुछ है ही नहीं। WBC और न्यूट्रोफिल कैसे खेलते रहे? क्लोरीन नुमा गैस निकालता है, अभी रिसर्च में ऐसा पता चला है, तो क्लोरीन को आप टिक कर देते, आप करेक्ट उत्तर पर पहुंच जाते। इतना इसमें है तो करना ही नहीं था, है ना। चलिए, विटामिन डी इज कॉल्ड एज। अब विटामिन डी, अभी रेटिनॉल के बारे में आपको बता दिए, विटामिन डी इज कॉल्ड एज गरीबों का विटामिन। ठीक है, विटामिन डी को हम लोग गरीबों का विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स कौन है? कॉड लिवर ऑयल, जो कलेजी बोलते हैं वही। ठीक है, विटामिन डी जो है एक हार्मोन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? अभी हम आपको बताते हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स कॉड लिवर ऑयल, और धूप से भी विटामिन डी हम लोग को मिलता है, और चूंकि धूप से विटामिन डी मिलता है तो इसको हम लोग सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, और चूंकि धूप से मिलता है तो गरीब आदमी को ही फ्री में मिल जाता है, इसलिए इसको पुअर मैन विटामिन भी बोलते हैं। इससे इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। रेटिनॉल के बारे में दोस्तों अभी हमने आपको बता ही दिया कि रेटिनॉल किसको कहते हैं। अब टोकोफेरॉल किसको कहते हैं? विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। हार्मोन बेसिकली करता क्या है? अगर आप हार्मोन को बेसिकली देखिएगा तो हार्मोन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम एंड द डिफरेंट थिंग। जो कैल्शियम यहां पर आया, इसका मतलब किस चीज का जिक्र हो रहा होगा? कैल्शियम मतलब हड्डी समझ लीजिए, मतलब हड्डी को मजबूत करने के लिए अगर आपका हड्डी टूट गया तो डॉक्टर कैल्शियम का गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। तो इट हेल्प्स इन द विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। व्हेन इट helps in the absorption of the calcium and magnesium, my friend, it works as a hormone also. So vitamin D is a vitamin which acts as a hormone also, क्योंकि हार्मोन का भी यही काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, द डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो कि विटामिन डी भी करता है, इसलिए इसको हार्मोन कहते हैं। अकेला विटामिन है जिसको आप हार्मोन भी बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या होगा? अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होगा। जब एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होगा तो हड्डी मजबूत होगा कि कमजोर होगा? कमजोर होगा। और अगर बच्चा में होगा तो उसको आप कहते हैं रिकेट। अगर आप कुछ बच्चा को देखिएगा कि यूं होता है पैर, उसका जो पांव होता है सीधा नहीं होता है, जब पांव सीधा नहीं होता उसी को आप रिकेट बोलते हैं, उसी को नॉक नी सिंड्रोम बोलते हैं। पर हमारे बॉडी में और आपके बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो है डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, और इसी को आप डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन बोलते हैं मेरे दोस्त। और जब तो इसको डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन बोलते हैं। जब डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन होता है तो हमारा हड्डी कमजोर हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि हम और आप अगर सीढ़ी से गिर भी गए, कहीं पे खेलते हुए गिर भी गए, तो हमारा पांव और हाथ नहीं टूटता है। पर जो उम्रदराज आदमी होते हैं उनका जो
कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो डिसॉल्व करना स्टार्ट हो जाता है। जब डिसॉल्व करना स्टार्ट होता है उसको डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन बोलते हैं, उनका हड्डी कमजोर हो जाता है। इसीलिए जो घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको विटामिन डी का भी कैप्सूल खिलाया करिए, और अभी सर्दी का समय है उनको धूप में रखा करिए, खटिया बिछाइए, दादाजी को सबसे अच्छा है कि सेवा करिए, माथा पर तेल एकदम सरसों का लगाइए, बॉडी में मालिश करिए, हड्डी मजबूत रहेगा, सनशाइन विटामिन मिलते रहेगा। रिक्वाइलिंग ऑफ द गन, अगर जो भी इसको गलती किया है आपके पास मात्र एक उपाय है, सल्फास लीजिए और इह लीला को खत्म करिए। बहुत लोग भिड़ जाएगा कि आप उकसा रहे हैं, पर भाई ये 7वां 8वां में हम लोग पढ़े हैं ना, रिक्वाइलिंग ऑफ द गन न्यूटन थर्ड लॉ को इस्तेमाल करता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गोली आगे निकला, जब गोली आगे निकला तो क्या किया होगा, हमने बोला कि न्यूटन्स लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है गोली यहां से आगे निकला तो ये अपने रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स को पीछे धक्का देगा। जब रिएक्शन फोर्स को पीछे धक्का देगा तो एक रिक्वाइलिंग ऑफ द गन होता है, और इसी को आप न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और रिक्वाइलिंग ऑफ द गन जो है बेसिकली उसी से एक्सप्लेन हो जाएगा। विच इज ऑफन कॉल्ड द किचन ऑफ ए सेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट को आप किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, पर आपके जहन में आना चाहिए कि किचन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, देखो 2-3 चीज को ध्यान में रखना होगा और उसके बाद ही हम लोग को आगे मूव करना। तो जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस जो पूरा प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस में 6 मोल ऑफ द CO2 होता है। This 6 mole of the CO2 will combine with the 6 mole of the water and this will give C6H12O6। और साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस ऑक्सीजन जो है ये बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है। प्लांट ऑक्सीजन थोड़ी बना रहा है, प्लांट तो अपना खाना बना रहा है, और प्लांट अपना खाना के रूप में ग्लूकोज बना रहा है, और ग्लूकोज बनाने के दरमियान जो बाई प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है, वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो हमारे और आपके रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे कि कार्बन का क्या हो रहा है, दिस कार्बन इज गेटिंग रिड्यूस्ड माय डियर फ्रेंड, कार्बन जो है रिड्यूस्ड हो रहा है। ये जो क्लोरोफिल है ये कहां पर होता है, देखिए क्लोरो, पहला बात ये हमारे ध्यान में होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो है डार्क लाइट में भी होता है और सूर्य की रोशनी में तो होता ही होता है। जो डार्क लाइट में होता है रिएक्शन, उसको एक्सप्लेन किया गया वैज्ञानिक के द्वारा जिसका नाम है मेल्विन केल्विन, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मेल्विन केल्विन साइकिल। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट आल्सो माय फ्रेंड्स, और जब फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट होता है तो वो स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में होता है। अभी बताएंगे कि स्ट्रोमा क्या होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रैनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये है आपका पूरा क्लोरोप्लास्ट मेरे दोस्त। ये जो पूरा क्लोरोप्लास्ट है इसमें आप देख रहे हो कि एक छोटा छोटा ट्यूबुलर नुमा स्ट्रक्चर है, और ये जो ट्यूबुलर नुमा स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे पर अरेंज्ड है, और ये एक जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसको आप थाइलाक्वाइड बोलते हैं। व्हेन द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर सेट लाइक दिस इट इज कॉल्ड एज द ग्रेनम, और इस पूरे चीज को आप कहते हैं ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और इस ग्रेनम के ऊपर एक पिगमेंट छुपा रहता है, और उस पिगमेंट का नाम है मेरे दोस्त क्लोरोफिल, और वही जो है फोटोसिंथेसिस को करता है। यही पूरा स्टोरी है। इस पर एक पूरा वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, 40-50 मिनट का वीडियो है, जाकर वहां देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा से पता चल जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्लोरोप्लास्ट है, वहां पर जाकर जरूर देखिएगा। तो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डार्क रिएक्शन होता है, मेल्विन केल्विन साइकिल बोलते हैं। साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, दिस ग्रेनम हैज द क्लोरोफिल, जो हमने आपको ऊपर में बता रखा है। Which is the most malleable metal among the following? Correct answer is gold. दोस्त malleability का मतलब क्या है? अगर आप देखिएगा कि malleability का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को हमने लिया और उसको हथौड़ी से मार मार के एकदम हम पतला शीट नुमा स्ट्रक्चर में बना देते हैं, विदाउट फ्रैक्चर, बिना इसमें फ्रैक्चर आए हुए उसको आप मार के वेफर्स एकदम पतला लर्री की तरह बना देते हैं, उसको मैलिएबिलिटी कहते हैं। गोल्ड के पास एक्सीलेंट मैलिएबिलिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे समझ से ये लगता है कि आने वाला कोई भी जो बीपीएससी का एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। करेक्ट आंसर इज गोल्ड। गोल्ड इज नोन फॉर इट्स मैलिएबिलिटी, इसीलिए आप देखते हैं कि गोल्ड जो है इसको डिफरेंट प्रकार के आइटम्स के रूप में पतला एकदम 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम कितना भी वजन में इसको बनाया जा सकता है। किसी तरह का इस पे आप इंट्रिकेसी क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिएबिलिटी माय फ्रेंड। स्टेनलेस स्टील के बारे में अगर हम आपको बताते चले
दो तीन चीज को याद रखिएगा। हमने आयरन को लिया, जब हमने आयरन को लिया तो इसमें हम लोग कार्बन डाल देते हैं। जब हमने आयरन में कार्बन को डाला तो स्टील बन गया। ये भी स्टील में अगर हम और कुछ मिक्स कर दिए, निकल को हमने मिक्स कर दिया, क्रोमियम को हमने मिक्स कर दिया, मैंगनीज को मिक्स कर दिया, तो ये जो चीज़ बन जाता है स्टेनलेस स्टील बन जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है कोरोजन को रेजिस्ट करता है, कोरोजन से इसकी दुश्मनी है, कोरोजन इसको छू नहीं पाता है, बहुत दिन बाद छू पाता है। दोस्तों ये जो स्टेनलेस स्टील है ये नॉन मैग्नेटिक है। जब हम इसमें निकल डाल देते हैं तो इसके लैटिस स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है, और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज होने के बाद जो निकल के एडिशन के कारण नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। पर जब हम उसमें क्रोमियम डाल देते हैं तो क्रोमियम जो है उसको रस्ट के खिलाफ तैयार कर देता है। देखिए जो कोरोजन है, कोरोजन तो किसी पर लग जाता है, कि जो जिंक पर लग गया, किसी पर लग गया, बट व्हेन द कोरोजन हैपेंस इन द आयरन वी कॉल इट with a special name and that name is called as the rust my friend। तो क्रोमियम जो है मेन कंपोनेंट है जो रस्टिंग से इसको बचाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 19 के हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए? कैलकाटा हो जाना चाहिए। हु इज ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ द फोटोसिंथेसिस? द करेक्ट आंसर इज जैन इंजनहाउस। जे थॉमसन और रॉबर्ट हुक के बारे में आपको बताया हुआ है। ये चवन्नी भर का सवाल है, उड़ा दीजिए। इसलिए चवन्नी भर का सवाल है क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है, रिपीटेशन होगा, इसलिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पुराने लोग के लिए फिर इरिटेटिंग हो जाएगा कि सब चीज़ तो बता दिए हैं, दोबारा आप दिमाग छाट रहे हैं मेरा। अब देखिए आजकल आप फैंसी लोग को देखिए, वो सिनेमन पीता है, चाय में सिनेमन डाल देगा, दालचीनी, ठीक है, उसको डाल देता है। सिनेमन क्या है? करेक्ट आंसर इट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। हमारा और आपका एक्सक्रीशन क्या हो जाता है? स्वेट क्या है? एक्सक्रीशन ही तो है। बॉडी का एक्सक्रीशन है। स्टूल क्या है? एक्सक्रीशन है। यूरिन क्या है? एक्सक्रीशन है। तो प्लांट में भी तो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता होगा। वो जो प्लांट अपना वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे तैयार करता है? जो प्लांट अपना वेस्ट प्रोडक्ट जब उसमें बनता है तो वो कहां पे स्टोर करता है? प्लांट लीफ में स्टोर करता है, प्लांट स्टेम में करता है, प्लांट जो है अपने बार्क में स्टोर कर लेता है, और जब प्लांट है उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डिस्चार्ज कैसे करता है? वो अंत में उसको लीफ को सीड कर देना पड़ता है, स्टीम को सीड कर देना पड़ता है, बार्क को सीड कर देना पड़ता है, तब जाकर होता है। आपने एक चीज सुना होगा, एक प्लांट है जिसका नाम है सिनकोना प्लांट। सिनकोना का बार्क किसके लिए इस्तेमाल होता है? बेसिकली मलेरिया के लिए। सिनकोना क्विनीन जो है, क्विनीन फ्रॉम द सिनकोना प्लांट हैज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो क्विनीन है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिनकोना प्लांट। और ये जो लैटेक्स है, अगर आप पेड़ में देखते हो कि सब जो लैटेक्स है, रेजिन्स है, ये क्या है? प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मेरे दोस्त। ये हमारे और आपके काम का चीज है, पर प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। जो प्लांट का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो किसके लिए? हमारे लिए क्या होता है कि कोई आप प्रोडक्ट को देखेंगे कि उसका मेडिसिनल वैल्यू है, अच्छा ये बताइए, एक बार गूगल करेंगे, जो कॉफी का जो दीवाना जो लोग है, जो कॉफी सीड्स है, ये प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्या? थोड़ा सा गूगल करिएगा एक बार, है ना, थोड़ा सा पता आपको चलेगा। देखिए द प्लांट आइडियली लैक द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स and the excreta is stored in the leaf, bark or the root, and this excretory product is given a special name, and the name of that excretory product is called as alkanoids। प्लांट के किस्म इसको आप alkanoids बोलते हैं मेरे दोस्त। सिनेमन जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दालचीनी जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट है, बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा क्विनीन के बारे में, ठीक है, जो कि बार्क है, सिनकोना प्लांट के बार्क है। और क्विनीन किसके लिए इस्तेमाल होता है? मलेरिया के लिए होता है। अच्छा ये बताइए, मलेरिया सबसे ज्यादा किस ऑर्गन को डैमेज करता है? स्प्लीन को करता है क्या? तिल्ली को करता है क्या? थोड़ा सा देखिएगा। हम आपको इसलिए इशारा कर रहे हैं क्योंकि डिजीज एंड वेक्टर वाला जो पार्ट 3 वाला वीडियो उसमें हम आपको बताए हुए हैं, इसीलिए हम खुल के नहीं बता रहे हैं। स्पून फीडिंग से हमको बचना है। आप जाकर देखिए डिजीज एंड वेक्टर पार्ट 3 में आपको बताए हुए हैं कि नहीं। स्प्लीन के बारे में आगे भी क्वेश्चन है, उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो सिनकोना वाला जो है इट इज ऑल्सो अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। टूथपेस्ट जनरली कंटेन्स विच कंपाउंड? करेक्ट आंसर इज कैल्शियम फ्लोराइड। वीडियो में बताए हुए हैं, जाकर देखिएगा। देखिए हमने खाना खाया, जब हम लोग खाना खाए तो खाना में क्या हो गया? बेसिकली खाना में शुगर का एलिमेंट प्रेजेंट है। शुगर का दीवाना कौन? शुगर किसका खाना है? बैक्टीरिया का खाना है। शुगर बैक्टीरिया पर काम किया, जब शुगर बैक्टीरिया को काम किया तो डिकम्पोज किया, जब डिकम्पोज किया तो
कुछ ना कुछ उसका बाई प्रोडक्ट बन रहा होगा, और वो बाई प्रोडक्ट क्या है, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता होगा। इसलिए दिन में ब्रश मत करिए, पर कम से कम रात में खाना खाने के बाद जरूर ब्रश करिए। दिन में हम लोग गलत ब्रश करते हैं, कायदे से 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो कैल्शियम फ्लोराइड जो है, जो टूथपेस्ट का नेचर क्या है, बेसिक नेचर होगा। क्यों बेसिक नेचर होगा, मुंह के अंदर एटमॉस्फेयर कैसा है, एसिडिक इन्वायरमेंट है। अगर हम एसिड और बेस का जब दोस्त रिएक्शन करा देंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट कॉमन सेंस कहता है कि टूथपेस्ट का नेचर बेसिक होना चाहिए, और इस टूथपेस्ट में कैल्शियम फ्लोराइड होता है, जिसमें कैल्शियम फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होगा, वो महंगा होगा, और सेंसोडाइन वगैरह महंगा होते हैं। और बाकी जो सस्ता वाला है टूथपेस्ट 5 रुपया 10 रुपया वाला, उसमें कैल्शियम फ्लोराइड की मात्रा कम रहता होगा, है ना। तो कैल्शियम फ्लोराइड उसका मेन घटक होता है टूथपेस्ट में। देखिए, ये जो एसिडिक इन्वायरमेंट, आप रात में खाना खाए, अब मटन दबा के खा लिए और सो गए, तो मटन को डिकम्पोज किया बैक्टीरिया डिकम्पोज करते करते एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि अगर मानते हैं कि आपके मुंह के अंदर का पीएच जो है लेस देन 5.5 हो गया, तब क्या होता है, टूथ डिके स्टार्ट होता है। और टूथ डिके स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है कि इनामेल वगैरह सब झड़ना स्टार्ट कर देता है। जब इनामेल वगैरह सब झड़ना स्टार्ट कर देगा, अच्छा ह्यूमन बॉडी का पीएच बताइए कि ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है। ह्यूमन बॉडी का जनरली जो पीएच होता है 7 से 7.8 के आसपास होता है। एसिड रेन का पीएच कितना होता है, अगर एसिड रेन का पीएच 5.6 से कम होगा तभी उसको एसिड रेन बोलेंगे, 7 से कम एसिड रेन नहीं बोलेंगे, ये सब बताया हुआ है। क्यों भाई, जो बारिश हो रहा है उसमें एटमॉस्फेयर में बाय डिफॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड है। जब बाय डिफॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड तो घटक है एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेयर में जैसे ही पानी मिलेगा तो एक वीक कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर देगा। जब वीक कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर देगा तो बाय डिफॉल्ट जब एसिड बन गया तो 7 से पीएच कम होगा। तो जब 7 से पीएच कम होता है, जो एटमॉस्फेयर में CO2 जो प्रेजेंट होता है एक नेचुरल घटक के रूप में, उसके चलते कार्बोनिक एसिड बनता है। उस कार्बोनिक एसिड के बनने के कारण एक वीक कार्बोनिक एसिड है, वीक कार्बोनिक एसिड के कारण उसका बाय डिफॉल्ट पीएच घट के 5.6 हो जाता है। एसिड रेन हम उसको तब बोलते हैं कि जब 5.6 से पीएच कम होता है तब उसको एसिड रेन हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। बार बार चित्कार मार के बोल रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और फिर गलती करके आइएगा आप, ठीक है। यहां तक ध्यान रखिएगा। हम लोग को कायदे से 6 महीना में जो है ना अपने दांत का स्केलिंग करा लेना चाहिए, पर बहुत लोग आप लोग हैं कि नहीं कराते होंगे, बोलिएगा कि दांत झड़ जाएगा। अब मम्मी को बोलिएगा कि तुम्हारा मम्मी सोना गंदा हो गया है, सोनार से साफ करा लो, बोलेगी ना ना सोना झाड़ ली हमार। अरे भाई सोना ना झाड़ला यार, वो क्या करता है ना कि जो सोना में गंदगी है उसको झाड़ता है, तो गंदगी झड़ेगा तो वजन कम होगा ना जी। तो हम लोग बोलते हैं कि सोनार चोरी कर लिया, कुछ नहीं चोरी करता है। दांत में स्केलिंग कराइए। आज आईना लीजिएगा और दांत के अंदर देखिएगा, उसमें काला काला जमा रहेगा, उसको कहते हैं प्लाक। तमन्ना दुनिया भर के पाल के रखिएगा और हाइजीन अच्छा नहीं रखिएगा, सामने वाला का एक्सपीरियंस पूरा खराब कर दीजिएगा आप, है ना। तो प्लाक वगैरह क्यों होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण होता है। अगर रात में भी ब्रश करके सोएंगे तो प्लाक कभी जमेगा ही नहीं। क्यों नहीं जमेगा, एसिडिक इन्वायरमेंट बना, एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया। कैसे न्यूट्रलाइज किया, इसमें कैल्शियम फ्लोराइड है, उसमें इस्तेमाल करके उसको कर लिया। अर्थवर्म रिस्पायर्स थ्रू व्हाट, करेक्ट आंसर इज स्किन माय फ्रेंड। हम और आप कैसे रिस्पायर करते हैं, हमारा और आपका जो रिस्पायर करने का जो तकनीक है वो हम लोग फेफड़ा से रिस्पायर करते हैं। पर हर चीज के पास फेफड़ा थोड़ी होता है। मछली किससे रिस्पायर करता है, गिल से करता है। अर्थवर्म किससे करता है, स्किन से करता है। यही अर्थवर्म जो है वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करता है। थोड़ा सा गूगल करेंगे वर्मी कंपोस्ट को। अच्छा, माइक्रोब्स, अभी हम आपको डिजीज एंड वेक्टर पढ़ा रहे थे, उसमें माइक्रोब्स के बारे में आपको दुनिया भर का बताएं। अच्छा, माइक्रोब्स कैसे रिस्पायर करते होंगे, माइक्रोब्स जो है अपने बॉडी सरफेस से रिस्पायर करते हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बहुत हो गया। चलिए, द टिश्यू मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग द हार्ट इज, करेक्ट आंसर इज पेरिकार्डियम। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो थोड़ा सा हम सोचे कि आपको बता दें। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग और देखते हैं। हार्ट जो है, हार्ट जो आवाज करता है उस आवाज का क्या नाम है, धक धक। खत्म आदमी, आवाज जो हार्ट करता है उसका नाम है लब डब। इट इज नॉट धक धक, धक धक या नहीं रहा है हार्ट, ठीक है। हार्ट पंप्स अराउंड कितना ब्लड, अगर एक एवरेज लाइफ टाइम में अगर आप देखेंगे, अगर हार्ट को देखेंगे ना तो अपने एवरेज लाइफ स्पैन में हार्ट जो है 200 मिलियन लीटर्स ऑफ द ब्लड को पंप करता है। मतलब आप समझ लीजिए कितना टंकी ऑफ द पानी को आप भर सकते हैं अपने एवरेज ड्यूरेशन में, अपने एवरेज लाइफ स्पैन में हार्ट पंप्स अराउंड 200 मिलियन लीटर्स ऑफ द ब्लड। अब हमको आप 2-3 चीज बताइए, जो ब्लड है उसका कंपोजिशन क्या होता है। ब्लड में एक कंपोजिशन प्लाज्मा होता है,
एक कंपोजिशन जो है ब्लड आरबीसी से बना होता है। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको मजाक मजाक में बता रहे हैं पर ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक प्लेटलेट होता है, यही 4 चीज से बन के हमारा ब्लड बना हुआ है। प्लाज्मा का अमाउंट कितना होता है ब्लड में? 55% प्लाज्मा होता है। आरबीसी कितना होता है? 45% होता है। 5 4 9 1 10 हो गया। इसका मतलब कि लेस देन 1% होता होगा। व्हाइट ब्लड सेल एंड द प्लेटलेट की संख्या लेस देन 1% है। जब कटता फटता है तो प्लेटलेट आपको एक्शन में आता है। ये बताइए कि प्लाज्मा जो होता है उसका कलर कैसा होता है जी? प्लाज्मा का कलर होता है येलो, स्लाइट येलो होता है। किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। अब हम इसको नहीं बताएंगे, आपको हम पहले बता चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। इस प्लाज्मा को अगर आप देखिएगा ना तो प्लाज्मा में 90% केवल पानी होता है, 90% वाटर होता है प्लाज्मा में, ठीक है। प्लाज्मा येलो इन कलर होता है और प्लाज्मा 55% ऑफ द ब्लड को मेक करता है। इससे ज्यादा हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द मोस्ट ऑफ द ब्लड मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी? अभी तो हमने बताया प्लाज्मा हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि 55% जो ब्लड का है वो प्लाज्मा ही तो बनाता है। उसके बाद 2 नंबर पे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का संख्या तो बहुत ही कम है। ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्त। जो ह्यूमन आई का रिजोल्यूशन कितना होता है? अगर कैमरा उमरा देखिए, आजकल 50,000 में कैमरा खरीदिएगा, बोलिए कि मेरा जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल पे है। हमको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा इसलिए क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप पूछेंगे कि ह्यूमन आई का रिजोल्यूशन कितना है दोस्त, तो ह्यूमन आई का रिजोल्यूशन 576 मेगापिक्सल है। आप सोच सकते हैं 576 मेगापिक्सल का, जिसका आप दीदार करना चाहते हैं ना, अगर कोई लड़की आप गर्लफ्रेंड के साथ गए ताजमहल के पास या हुमायूं टूम में गए, बोले कि फोटो खींचो, ठीक है, साफ बोलिए कि देखो कैमरा से क्या तुम्हारा फोटो खींचा, 48 मेगापिक्सल से क्या तुमको फोटो खींचना है, अपनी नजरों में तुमको बसा लेते हैं, 576 मेगापिक्सल से तुम्हारा हम फोटो खींच रहे हैं। सिंपल सा बात, पीजे है पर मार के देखिए, हो सकता है चल जाए काम। बहुत का बार पीजे भी काम कर देता है। देखिए अगर आप देखेंगे ना तो हमारा जो ह्यूमन आई है, इट कैन डिफ्रेंशिएट हाउ मेनी कलर्स? इट कैन डिफ्रेंशिएट 10 मिलियन कलर्स। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है, तो 10 मिलियन डिफरेंट कलर को डिस्टिंग्विश कर सकता है मेरे दोस्त। अगर आप आंख में देखेंगे तो आंख में 2 सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड सेल्स और एक होता है कोन सेल्स। अपने आंख में 2 तरह के सेल होते हैं। रॉड सेल्स जो बेसिकली होता है, आपको लो लाइट के विजन में, अगर मानते हैं कि आप धूप से अंधेरा में चले गए तो लो लाइट जो है ना, कम अंधेरा में देखने में हेल्प जो करता है, रॉड सेल्स आपको हेल्प करता है। पर जो कलर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि लाल है, गुलाबी है, पिंक है, वो जो है कौन सेल्स डिटेक्ट करता है, ये महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा हमें जरूरत नहीं है। द ओनली ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीजनरेट इज लीवर माई फ्रेंड। अगर आपका लीवर जो है ना 75% तक भी डैमेज हो गया तो अपने आप वो रीजनरेट कर लेगा, अपने आप फिर से ग्रो कर जाएगा। इसलिए देखते हैं कि यूजुअली लोगों का लीवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है। लीवर जो है एक प्रोड्यूस करता है, सारा बताया हुआ है, रिपीट नहीं कर रहे हैं। बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल किसको डिकम्पोज करता है, किसको ब्रेक डाउन करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है। लीवर का वजन कितना होता है? तकरीबन 1.5 kg होता है। और लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। आपका रिवीजन करा दिए, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इससे ज़्यादा हमें जरूरत नहीं है। अब बताइए, स्पाइडर, स्नेल्स एंड ऑक्टोपस हैव द ब्लड ऑफ विच कलर? अगर आप रेड मार रहे हैं, सल्फास। हमारा बॉडी जो है वो रेड, हमारा खून रेड क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन जो है बेसिकली क्या है? आयरन होता है। जब भी हेमोग्लोबिन जो है, आयरन जो है, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है? देखिएगा, जब लोहा जब ऑक्सीजन के साथ जब कोरोड होता है, रस्टिंग होता है, तो कैसा हो जाता है? लाल होता है। इस हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कंबाइन करता है तो रेड बन जाता है, और यही रेड के कारण हमारा खून जो है लाल होता है। अच्छा, हमको ये बताइए कि जो प्लेन आयरन है, एक बार गूगल करिएगा, क्या जो प्लेन आयरन है क्या वो ठंडा पानी से रिएक्ट करता है, गर्म पानी से रिएक्ट करता है, या केवल वो स्टीम से रिएक्ट करता है? आपके लिए होमवर्क का काम है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आयरन जो है ठंडा पानी से रिएक्ट करता है कि नहीं, कि गर्म पानी से रिएक्ट करता है कि नहीं, या हो सकता है कि दोनों से रिएक्ट नहीं करता हो और आयरन केवल स्टीम से रिएक्ट करता हो, ये भी तो हो सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर इसका दीजिएगा, थोड़ा सा गूगल करिएगा। स्पाइडर जो है, स्नेल है और ऑक्टोपस जो है ना, अगर आप इसको ध्यान से दोस्त देखिएगा तो आप पाएंगे कि इनके पास जो प्रेजेंट होता है उसका नाम है
हेमोसियानिन। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा हुआ शायद कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, तब हम इसको फ्रेम किए हैं। हेमोसियानिन होता है। जिस तरह से हेमोग्लोबिन जो है आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? आयरन है। इसका जो मुख्य घटक है दोस्त वो कॉपर है। और जो कॉपर जो है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो किस तरह का कंपाउंड बनाता है? ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है। इसलिए जो इनका खून होता है वो ब्लू कलर का होता है, ना कि लाल कलर का होता है। एयर बैग इन द कार हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द इंजरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कैसे करता है? ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए इन द सेंस भी है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन द सेंस है क्योंकि ये न्यूटन लॉ को इस्तेमाल करना चाह रहा है। देखिए न्यूटन लॉ को अगर आप देखिएगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज द इक्वल एंड द अपोजिट रिएक्शन, जो कि आप बंदूक में इस्तेमाल कर लिए, रिकॉइलिंग ऑफ द गन्स में इस्तेमाल कर लिए। तो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज द फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज द फोर्स। मतलब मोमेंटम का चेंज होने का जो रेट है वही फोर्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मोमेंटम क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। दोस्त यही जो रेट ऑफ द चेंज, मतलब मानते हैं कि कोई 10 किलो का बॉडी है और 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो मोमेंटम कितना है? 100। हम कह रहे हैं कि अचानक उसके वेलोसिटी को हमने जीरो कर दिया। जब हमने अचानक, और उसका बॉडी जो है 10 किलो का ही है, जब अचानक उसके वेलोसिटी को हमने जीरो कर दिया तो उसका क्या हो गया? मोमेंटम जीरो। कह रहा है कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम, रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम सडन हो गया। पहले 100 मोमेंटम था, घटा के हमने जीरो कर दिया। दिस रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम है, फोर्स कम है। अब देखिए एयर बैग के केस में क्या है कि ये आप व्यक्ति हैं, आप 10 किलो का कार था मानते हैं और 10 मीटर पर सेकंड से आप चला रहे थे, मतलब 100 मोमेंटम के साथ आप चल रहे थे, इतना चल रहा है। हम अचानक एक्सीडेंट होता है। जब अचानक एक्सीडेंट हो गया तो 10 मास ऑफ द कार तो है ही, और अचानक मोमेंटम जीरो हो गया, तो इसका मतलब 10 इंटू जीरो इज जीरो। रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम अगर हम कह रहे हैं कि ज्यादा कर दें, रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दें, सॉरी, रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम यहां पर हम बोल रहे हैं कि अगर यहां पे हमने एयर ब्लैडर खोल दिया तो अब ये देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होने का ड्यूरेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। अगर ये नहीं रहता तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत फास्ट होता। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत फास्ट होता तो फोर्स ज्यादा लगता, हम पर फोर्स ज्यादा लगता। पर एयर बैग के आने के कारण आप देखिएगा कि एक व्यक्ति है, ये बॉडी का मैट्रिक्स है, और एक समतल जमीन है। एक व्यक्ति ऐसे हैं, हम डायरेक्ट जमीन पर गिरेंगे तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत फास्ट हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब फास्ट हुआ तो फोर्स ज्यादा लगा, उस फोर्स को आप इंपल्स फोर्स बोलते हैं। पर अगर यही व्यक्ति को हम अगर ऐसे गिराते हैं मैट्रिक्स पर, ये व्यक्ति अगर मैट्रिक्स पर गिरेगा तो मैट्रिक्स क्या होगा? दब जाएगा। जब दब जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्लो हो रहा है तो फोर्स कम लग रहा है। उस फोर्स का नाम इंपल्सिव फोर्स है और उसके कारण हमको चोट कम लग रहा है। तो एयर बैग न्यूटन सेकंड लॉ पर काम करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का ड्यूरेशन बढ़ा देता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो ड्यूरेशन बढ़ा रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्लो हो रहा है। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्लो हो रहा है तो न्यूटन का नियम कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्लो हुआ इसका मतलब फोर्स कम लगा। जब फोर्स कम लगा तो आपको चोट कम लगेगा, और इसी प्रिंसिपल पर एयर बैग काम करता है मेरे दोस्त, न्यूटन के सेकंड नियम पर काम करता है। अब पता नहीं हम बताने में समर्थ हो पाए कि नहीं, सफल हो पाए कि नहीं, फिर से एक बार बताएंगे आपको। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप फोर्स बोलते हैं। जिसको समझ में आ गया है उसको बढ़ा लो भाई, वीडियो को स्पीड तेज आप कर लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का ड्यूरेशन आप बढ़ा देंगे, समय बढ़ा देंगे, तो फोर्स कम लगेगा, और इस फोर्स का जो नाम होता है उसको आप कहते हैं इंपल्स फोर्स। बहुत सिंपल भाषा में बता रहे तो इंपल्स फोर्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति को सीधे आप जमीन पर गिरा दीजिएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सडन होगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा तो आपको फोर्स ज्यादा लगेगा, इंपल्स फोर्स ज्यादा लगेगा तो हड्डी वड्डी टूट जाएगा। यही व्यक्ति को अगर आप मैट्रिक्स में गिराइएगा तो मैट्रिक्स में थोड़ा गद्दा दमा होता है तो नीचे दब गया होगा। जब नीचे दबा होगा दोस्त तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्लो हो रहा है, इसका मतलब इंपल्सिव फोर्स उस पर कम लग रहा होगा। ठीक है। वाई देयर इज नो थर्ड पिन प्लग प्रोवाइडेड इन द मोबाइल चार्जर? बिकॉज एट द बॉडी ऑफ द मोबाइल चार्जर इंसुलेटर। कैसे हो रहा है हम आपको समझा रहे हैं। ये आपका एक मेटालिक बॉडी है, इसमें दुनिया भर का तार का कनेक्शन है। इसमें चूहा रात में घुसा और इस तार को काट दिया। आप देख रहे हैं ना, यहां पे कनेक्शन था, यहां पे कनेक्शन को तार काट दिया।
जब कनेक्शन को दोस्त जब काट दिया तो ये जो है बॉडी के साथ टच कर रहा है, ये जो तार है ना ये बॉडी के साथ टच कर रहा है। और ये जो बॉडी है ओवन का मानते हैं या कुछ भी बॉडी है, ये मेटालिक बॉडी है। हमने स्विच ऑन कर दिया, यहां पे हमने करंट देना स्टार्ट किया। जब हमने करंट देना स्टार्ट किया तो करंट जाते 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 यहां पर पहुंचा, तो यहां पर ये किसके साथ कनेक्टेड है? मेटालिक बॉडी से कनेक्टेड है। जब मेटालिक बॉडी से कनेक्टेड है तो इस बॉडी में क्या आ गया? बिजली आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। हम गए अपना मटन को गर्म करने गए, मेटालिक बॉडी से टच किया, हमको करंट मार दिया। तो क्या होता है कि 3 पिन प्लग वहां पर प्रोवाइड होते हैं जहां पर इक्विपमेंट में मेटालिक बॉडी होता है। अब क्या होगा कि अगर आपने यहां पर 3 पिन प्लग दे दिया है तो 3 प्लग में देखिएगा कि एक बड़ा प्लग होता है, 2 छोटा वाला प्लग होता है। जो बड़ा वाला प्लग होता है जो ऊपर होता है उसको आप 3 पिन प्लग बोलते हैं, वो सीधे अर्थ से कनेक्टेड है। तो अर्थ से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे इस बॉडी में बिजली आया, जो फॉल्टी करंट आया, वो फॉल्टी करंट कहां चला गया? वो सीधे अर्थ में चला गया। पर आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई हमको क्यों नहीं करंट मारा? देखिए, बिजली जो है हमेशा लेस रेजिस्टेंस के पाथ को ट्रेवल करता है। कोई भी व्यक्ति मानते हैं कि ये मेरा घर है और ये मेरी मासुका का घर है, ठीक है। अब हमको यहां से उसके घर पे जाना है दीदार करने, और यहां पर ये 10 किलोमीटर का रास्ता है और ये 15 किलोमीटर का रास्ता है, तो हम किस रास्ता से जाएंगे? अगर मेरा दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा है तो हम शॉर्टेस्ट रूट को ट्रेवल करेंगे ना। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लेस रेजिस्टेंस के पाथ को ट्रेवल करता है। और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि अर्थ जो है, अर्थ के साथ जो अर्थ का जो है रेजिस्टेंस जो रहता है वो लेस रेजिस्टेंस है। मानते हैं कि यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है और हमारे बॉडी का 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेस्ट रूट को ट्रेवल करेगा जहां पर लेस रेजिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमको भी मार सकता था और धरती में भी जा सकता था। तो लेस रेजिस्टेंस के पाथ को चुनेगा और बॉडी से सीधा धरती में चला जाएगा। आपके घर में जब वायरिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो देखिएगा कि एक जमीन के अंदर लोहा डालता है, वो अर्थिंग वाला तार है, तो ये सीधा अर्थिंग से कनेक्टेड हो जाएगा। तो आप शॉक होने से, इलेक्ट्रिकल शॉक होने से आप बच जाएंगे। पर ये तो तभी होगा ना जब मेटालिक बॉडी होगा। अगर मोबाइल में आप देखिएगा उसमें तो सब प्लास्टिक का बॉडी है। इसीलिए आप देखते हैं कि मोबाइल के चार्जर में ये क्वेश्चन हम इसीलिए फ्रेम किए हैं और कोई कारण नहीं है कि एक दैनिक दिनचर्या साइंस इन एवरीडे लाइफ से आप कनेक्ट हो पाए। तो इसमें आप ये पाएंगे कि उसमें 3 पिन प्लग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई उसका बॉडी जो है इंसुलेटर होता है, प्लास्टिक का बना होता है। जब प्लास्टिक का बॉडी होता है, अगर अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट भी हो गया होगा, फॉल्टी करंट भी हो गया होगा, तो हमको नहीं मारेगा, क्योंकि प्लास्टिक और इंसुलेटर हो गया ना। तो इंसुलेटर से हमारे बॉडी में करंट नहीं जाएगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स? करेक्ट आंसर मेरे दोस्त 31 में ई हो जाएगा। ये हम बहुत बार आपको बताए हैं, अब बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर फिर भी हम आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं। इसको आप कहते हैं सेकेंड पेंडुलम। और जो टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड पेंडुलम होता है, टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड पेंडुलम होता है, वो 2 सेकेंड होता है। 2 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ पे और 1 सेकेंड यहाँ पे जाने हैं और फिर यहाँ से आने में 1 सेकेंड लगता है। तो टोटल टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड लगता है। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम में, वो होता है 2 पाई इंटू रूट ऑफ L अपॉन G इफेक्टिव। अब आप सोचिए कि हम G इफेक्टिव यहां पर क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। देखिए, G इफेक्टिव इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जो G का वैल्यू है, हम लोग बेसिकली इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चलते हैं। पर दोस्त हमेशा थोड़ी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जो 9.8 मीटर पर सेकेंड जो स्क्वायर है, ये धरती पर है, अर्थ के सरफेस पर है। पर ये जो G है, इसका इनवर्स रिलेशन टू द हाइट है। इनवर्स रिलेशन टू द हाइट का मतलब होता है कि भारत और पाकिस्तान का देखिए, हम सिंपल सा जानते हैं, ऐसे याद रखिए। एक होता है G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है ना, वो गर्लफ्रेंड है। हम सिंपल ऐसे याद रखे हैं। और इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब वाइफ है। हस्बैंड बोलेगा आम, बीवी करेगी इमली। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप में लड़की राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसका मतलब है कि लड़की बोलेगी नहीं कि हमको आज चॉकलेट खाने का मन है, बस भाई गया डेयरी मिल्क से 3-4 उठा के दे दिया। अगर बीबी बोलेगी कि हमको चॉकलेट खाने का मन है, तो बोला कि चॉकलेट कहाँ खाओगी, ठीक है समोसा खा लो, है ना, कहाँ 100 रुपया बर्बाद करोगी। और गर्लफ्रेंड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो जो मांगेगी वो देगा भाई। तो सिंपल ये है, डायरेक्ट रिलेशन मतलब हाइट बढ़ेगा, G बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब हाइट घटेगा तब ये बढ़ेगा। अगर G बढ़ेगा तो ये घटेगा। G का जो रिलेशनशिप है वो
एक्चुअल रिलेशनशिप जो है इनवर्स रिलेशनशिप है मेरे दोस्त। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने हाइट को बढ़ाया तो जी की वैल्यू घटेगी। अगर मानते हैं आप माउंट एवरेस्ट पर चले गए, माउंट एवरेस्ट पर चले गए, इसका मतलब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8800 मीटर के आसपास है, तो जब 8800 मीटर के आसपास है तो हाइट बढ़ा। अर्थ के पे इसका जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड था, पर जब माउंटेन पर चले गए, एवरेस्ट पर चले गए या बराबर पहाड़ पर चले गए तो हाइट बढ़ा। जब हाइट बढ़ा तो जी का वैल्यू, जी पर क्या इफेक्ट पड़ा, जी घटा। मतलब पहले मानते हैं कि जी 9.8 था मेरे दोस्त, जब बराबर के पहाड़ पर गए तो जी घट के 5 हो गया। जब ये जी घटा तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम बढ़ा। ठीक है, क्यों? टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द जी है। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। करेक्ट आंसर ई हो गया। थोड़ा फास्ट करें, ये सब हम अपने वीडियो में लिए हुए हैं, उसको जाकर ध्यान से देखिएगा। देखिए, नैनोमीटर होता है, नैनो इज 10 टू द पावर -9, पिको इज 10 टू द पावर -12, फेम्टो इज 10 टू द पावर -15, एटो इज 10 टू द पावर -18, जेप्टो इज 10 टू द पावर -21। जो BCW का जो टीम है वो इसलिए इस क्वेश्चन को सेट किया है क्योंकि उन्होंने एनालाइज किया है और उनको पता है, जो BCW के टीम के जो सदस्य हैं उन्होंने ये क्वेश्चन को सेट किया और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन सेट किया है। क्योंकि BPSC अपने हर एग्जाम में 67 छोड़ के अगर आप देखेंगे तो लगातार इस पे पूछ रहा है। सिंपल सा 54 भर का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा तो यही 4-5 डेटा में आपसे पूछेगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको ध्यान से करना चाहिए। चलिए, Which of the following are the vector quantity? अगर आपसे पूछे कि 33 में करेक्ट आंसर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। देखो, हम इतना नहीं सोचते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या है। देखिए, हम सिंपल बोलते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है ना वो 1 डायमेंशनल होता है, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी का उदाहरण क्या है, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या है? वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब थोड़ा सा हम लोग को पता होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि स्केलर क्वांटिटी को जब हमने डायरेक्शन दे दिया तो उसको हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। व्हेन स्केलर क्वांटिटी इज गिवन अ डायरेक्शन वी कॉल इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोस्त, होता क्या है, हम गए, आप औरंगाबाद आए, हमने आपको बोला कि मेरा घर औरंगाबाद के रमेश चौक से 50 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये औरंगाबाद का रमेश चौक है, हम बोले 50 किलोमीटर दूर है। तो भाई तुम रमेश चौक आ गए, हम बोले तो औरंगाबाद से रमेश चौक से मेरा घर 50 किलोमीटर दूर है। तो भाई इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है तुम्हारा घर 50 किलोमीटर दूर? हम बोलेंगे कि रमेश चौक से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चले जाओगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 50 किलोमीटर दूर मेरा घर है, तो इसका मतलब आप इस डायरेक्शन को फॉलो करिएगा और मेरे घर पर पहुंच जाइएगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग अ डायरेक्शन टू द डिस्टेंस। The moment when I am giving a direction to the anything, it will become a vector quantity, my friend. अब जैसे हम बताते हैं, टेम्परेचर राइज है। अगर हम आपको बोलते हैं कि मेरा 2 डिग्री, मेरा टेम्परेचर चेंज 2 डिग्री है, हम बोलते हैं कि 2 डिग्री टेम्परेचर चेंज है। जब हम बोलते हैं कि 2 डिग्री टेम्परेचर चेंज है, अगर हमको बुखार है, हम बोलते हैं कि आपका बुखार का क्या स्थिति है, 2 डिग्री हुआ। क्या 2 डिग्री हुआ, बढ़ा कि घटा? अगर हम टेम्परेचर चेंज की बात करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बोलते हैं कि राइज, टेम्परेचर राइज और फॉल की बात करेंगे, राइज या फॉल, मतलब हम बोल रहे हैं कि 2 डिग्री बढ़ा कि 2 डिग्री घटा, मतलब इस मैग्नीट्यूड में हमने डायरेक्शन दे दिया। टेम्परेचर राइज और फॉल अगर रहेगा तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है माय फ्रेंड, और अगर टेम्परेचर चेंज रहेगा तो स्केलर क्वांटिटी है, आपने उसमें डायरेक्शन नहीं दिया। यही महत्वपूर्ण है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस along when the distance is given a direction we call it as a displacement। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द वेक्टर क्वांटिटी। तो मास का कोई है, स्पीड, टाइम, ये सारे स्केलर क्वांटिटी हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए इसको हम थोड़ा शॉर्ट करके बता रहे हैं ना कि आप जाकर अपने सेगमेंट वाला वीडियो देखिए, शायद सेगमेंट 1 में या सेगमेंट 2 में स्केलर एंड वेक्टर पूरा आपको बताया गया है, जहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया गया है, वहीं पर बताया गया है। देखिए, एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो नंबर, अगर जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या को आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं,
अगर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं तो उसको आप एटॉमिक मास बोलते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर प्रेजेंट होता है मेरे दोस्त, इतना आपको ध्यान होगा। अब एक होता है आइसोटोप। आइसोटोप किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर उसका सेम रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर रहेगा, या एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, उसको आप कहते हैं आइसोटोप। बट अगर किसी का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास सेम है, उदाहरण के तौर पर अगर मानते हैं कि निकल और आयरन का अगर आप मास नंबर या एटॉमिक मास देखेंगे ना तो वो 58 है, तो मास तो निकल का और आयरन का दोनों मास नंबर या एटॉमिक मास 58 है, पर उसका एटॉमिक नंबर मेरे दोस्त डिफरेंट है। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर एटॉमिक मास सेम होता है उसको आप कहते हैं आइसोबार। और इस केस में जहां पर एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है इसको आप कहते हैं आइसोटोप। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है यार कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन बच्चा में आप पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा एनसीईआरटी पलटिए। हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0। कह रहा है कि H प्लस है। H प्लस मतलब होता है कि एक प्लस है, और अगर हम बोल देते कि H प्लस प्लस है, प्लस प्लस मतलब जब भी किसी भी एलिमेंट से या एटॉम से आप इलेक्ट्रॉन को किक आउट करते हैं तो उसके बदले उसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। तो पहले हाइड्रोजन था, उसमें से हमने क्या किया, जब हाइड्रोजन हमने उसमें एक इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बाहर निकाला, एक ही इलेक्ट्रॉन था उसको भी हमने धक्का मार के निकाल दिया बाहर। जैसे हमने धक्का मारा तो जब भी जितना इलेक्ट्रॉन को आप धक्का मार के निकालेंगे वहां पे प्लस चढ़ा दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन H प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गई, उस इलेक्ट्रॉन को हमने किक आउट करके बाहर कर दिया। अब हमको बताइए एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा जी? एटॉमिक नंबर अभी हम आपको बताएं, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मास नंबर हाइड्रोजन का कितना होगा जी? मास नंबर हाइड्रोजन का बेसिकली क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब 1 प्लस 0, इसका मतलब कि 1। तो हम कह सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, खत्म किया जाए। टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी 50 बार आपको बता के रखे हैं कि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा होता है। मेरे दोस्त, ये जो लेज का आप चिप्स खाते हैं, इसके लेज के चिप्स में देखिएगा कि उसमें गैस भरा रहता है। इसलिए गैस भरा रहता है कि ये लेज का चिप जो है वो तला हुआ सामान रहता है, इसमें फैट होता है। जब फैट होता है तो इसमें बैक्टीरियल एक्शन आ जाएंगे, और जब बैक्टीरियल एक्शन आ जाएगा तो इसको बासी कर देगा। उस फैट में जो तेल है, जो वसा है, उसको डिकम्पोज कर देगा। ये जो नाइट्रोजन इसमें भरा रहता है, इस नाइट्रोजन की इन्वायरमेंट के कारण बैक्टीरियल एक्शन पर कंट्रोल किया जाता है, और इस बैक्टीरियल एक्शन को आपने कंट्रोल किया, इसका मतलब कि जो कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है, जो मसाला डाला हुआ है, तेल डाला हुआ है, वो जस का तस रहेगा। और जब जस का तस मेरे दोस्त रहेगा तब क्या होगा? उसका फ्रेशनेस मेंटेन रहेगा, और इसी फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस इसमें डाल देते हैं। जनरली प्रोपेन इज यूज्ड इन द हॉट एयर बैलून ऑन विच लॉ, किस पर काम करता है मेरे दोस्त? ये चार्ल्स लॉ पे काम करता है। देखिए, एक सिंपल हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अगर आप ये जो हवा में उड़ता है ना बैलून्स, इसको आप देखिए कि यहाँ पर आग जल रहा है ना, ये आग हमेशा जला के रखेगा तभी ये ऊपर जाता है। बेसिकली अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। R कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मान लीजिए। N इज द नंबर ऑफ मोल्स है, इसको भी आप कांस्टेंट मान लीजिए। अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो आप मुझे इसकी इजाजत देंगे कि मैं ये लिख दूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। इसका मतलब कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हो गया। वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हम दो गैस के रूप में तुलना करना होगा, अगर हम कह दिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? बहुत लोग इससे सहमत नहीं होगा। ये भाई कांस्टेंट है, हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू nRT बाई P। N कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है। ये तीनों चीज को मिलाकर एक हम नया कांस्टेंट तैयार कर लिए। तो इसको हम लिखेंगे V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू
टेम्परेचर T। अगर कोई भी चीज रहे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। 8वां 9वां में पढ़े होंगे कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम अगर प्रोपोर्शनल को हटाना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मुझे इसकी इजाजत बिल्कुल दे देंगे कि मैं ये लिख दूं कि V ये एक वैल्यू कांस्टेंट हो गया, NR/P इसका वैल्यू हो गया। इसका मतलब आप मुझे इसकी इजाजत देंगे कि मैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T लिख दूं। अगर मुझे दो गैस है तो क्या मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू C इंटू T1 एंड V2 इज इक्वल टू C इंटू T2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को भाग दे देंगे तो आप मुझे बिल्कुल इसकी इजाजत दे देंगे कि मैं इसको लिख दूं V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। दोस्त अब ध्यान से अब आप देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर टेम्परेचर को हमने बढ़ाया। जब टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, यहां पर हमने लाइट जला दिया, जब यहां पर फ्लेम जला दिए तो टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, जब वॉल्यूम बढ़ा तो ऊपर उठ गया। तो चार्ल्स लॉ पे काम करता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा ना जी। अब इसमें पहले देखिएगा सिकुड़ा हुआ था, जब सिकुड़ा हुआ था टेम्परेचर बढ़ा, उसमें लाइट जलाया तो लाइट जलाया तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वॉल्यूम बढ़ा, जब वॉल्यूम बढ़ा तो ये फैला तो ऊपर उठ गया खटाक से। और क्या इसमें ऐसा कुछ टॉप चीज थोड़ी है। Dental caries or the tooth decay is caused due to the action of the microorganism that acts upon the sugar and convert them into the acid। अभी तो ऊपर आपको बताए हैं, दुनिया भर चिल्ला चिल्ला का बताया एक्सपीरियंस वाला, एसिड हो जाता है उसका करेक्ट आंसर। आपसे पूछा कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसको बोलते हैं, तो अभी आपको हम ऊपर में बताया ना, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं। पहले आपको हम ऊपर बता रखे हैं, उसको देख लीजिएगा। स्प्लिन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, स्प्लिन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल बाइल कंसंट्रेशन ना, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन, एंजाइम्स, स्टोरेज ऑफ द ब्लड सेल्स। देखिए स्प्लिन जो होता है ना, इसको आप तिल्ली बोलते हैं। स्प्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। स्प्लिन इंपॉर्टेंट इन द सेंस है कि स्प्लिन को 2-3 चीज से बोलते हैं। मलेरिया जब होगा आपको, तो मलेरिया में अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, तो मलेरिया में सबसे ज़्यादा स्प्लिन इफेक्टेड होता है। स्प्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीब किस के पास होता है, छाती के बाती के पास होता है। इसको ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, पहले लिख लीजिए। इसको ऑफन कॉल्ड एज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC। ये सारा हम वीडियो में बताए हुए हैं। इट इज द लार्जेस्ट लिम्फ नोड, डिजीज और वेक्टर वाला देखिएगा। इट इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी। ब्लड बैंक इसको क्यों बोलते हैं? ब्लड बैंक में आपका क्या होता है कि अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ब्लड बैंक में हम लोग क्या जाते हैं, एक्स्ट्रा ब्लड लेने के लिए जाते हैं। अगर हेमरेज वगैरह होता है तो इस तिल्ली में, इस ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें 1 कप ऑफ ब्लड होता है। 1 कप ऑफ ब्लड इसमें हमेशा स्टोर्ड होता है। तो जब बॉडी को इमरजेंसी होता है, स्प्लिन फट से सप्लाई कर देता है। क्योंकि इसके पास स्टोर के रूप में 1 कप ऑफ द ब्लड होता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC का मतलब क्या होता है ना, कि इसमें स्प्लिन में मेष नुमा स्ट्रक्चर होता है, जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये जो जाली नुमा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है कि इससे ब्लड पास करता है। जो ब्लड पास करता है तो ब्लड में बेसिकली क्या होते हैं, RBC होते हैं। अभी आपको ऊपर में बताया RBC होता है बेसिकली, प्लाज्मा वगैरह तो पास कर जाते हैं। जो हेल्दी RBC होता है उसको वो अलाउ कर देता है इस मेष से पास होने के लिए, बोलता है कि बॉडी इसको यूज करे, जो हेल्दी RBC है। जो मरा, जो मृत टाइप का है, जो कमजोर RBC होता है, उसको फिल्टर कर लेता है और उसको डिकम्पोज कर देता है, डिके कर देता है, उसको तोड़ देता है और उसको फिर री इस्तेमाल कर लेता है, रिसाइकिल कर लेता है। तो जो फ्रेश है उसको अलाउ करता है, जो कमजोर है, अनहेल्दी है, उसको ब्रेक डाउन कर लेता है। इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC भी बोलते हैं। ये लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी है। अगर आप देखिएगा तो बॉडी के पास मोर देन 100 लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फ नोड क्या होता है, जब भी कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल माइक्रोब्स हमारे बॉडी में आता है तो आवर बॉडी क्रिएट्स अ बैटरी ऑफ फाइटर्स, बैटरी ऑफ सोल्जर्स। जो बैटरी ऑफ सोल्जर्स क्रिएट होते हैं वो लिम्फ नोड क्रिएट करता है, जो उनको फाइट करता है माइक्रोब से। उसमें बॉडी में 100 से ज्यादा लिम्फ नोड होते हैं। उस सारे लिम्फ नोड में सबसे बड़ा जो लिम्फ नोड होता है उसका नाम स्प्लिन है। इन प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए थोड़े से सचेत होकर आप बनाएंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर, कौन सा नहीं होता है? प्लीज जाकर आप वीडियो देखिए, फ्री में वीडियो अवेलेबल है। 41 में सब प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। अभी हम आपको ऊपर बताए भी हैं कि कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, बिल्कुल। स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट, अभी हमने आपको ऊपर बताया है। सब इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन
द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज कहाँ होते हैं? एल्वियोली में होते हैं। जो अगर आप एल्वियोली को देखेंगे कि एल्वियोली क्या है, तो एल्वियोली जो है एक सैक नुमा स्ट्रक्चर है, एक बैग नुमा स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द वर्क हॉर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसको आप वर्क हॉर्स ऑफ द, थोड़ा सा इसको हम फास्ट अप कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय हो रहा है, वर्क हॉर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। सेल से रिस्पॉन्सिबल कौन है? करेक्ट आंसर 43 में सी हो जाएगा। देखिए जो मेल में बेसिकली होता है ना, मेल में क्या है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या करता है? टेस्टिस जो है हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है एंड्रोजन। बेसिकली आप जिम में देखिएगा वो सब टेस्ट बूस्टर खाता है। टेस्ट बूस्टर क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन है इट इज प्रोड्यूस बाय द लेडिक सेल से प्रोड्यूस होता है दोस्त। मेन जो मेल सेक्स हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो जिम में मर्दत्व दिखाने के लिए सब टेस्टोस्टेरोन करता है ताकि ज्यादा रिपीटेशंस मार सके। महिला के केस में ओवरी होता है। ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2 ओवरी की संख्या होती है। अगर महिला में देखेंगे कि सेक्स हार्मोन क्या होता है, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन माय फ्रेंड। जो एस्ट्रोजन है वो मेन है, 1 नंबर पे एस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरोन 2 नंबर का, मतलब सेकंड नंबर का है। अब क्यों इसको सेकंड नंबर का हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं अभी आपको बताते हैं। जो एस्ट्रोजन महिला में है इसको कौन सेक्रेट करता है? अच्छा, प्रोजेस्टेरोन को जो सेक्रेट करता है उसका नाम है कॉर्पस ल्यूटम। प्रोजेस्टेरोन जो सेक्रेट होता है सेल से उसका नाम है कॉर्पस ल्यूटम। हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि सेकेंडरी फीमेल सेक्स हार्मोन है? जो महिला का केस में जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है या जो भी महिला का जो मुख्य जो फीचर्स हैं बॉडी का वो एस्ट्रोजन के कारण होता है। पर महिलाओं के केस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मासिक धर्म होता है, दो देखिए नाउ दिस इज द राइट टाइम दैट वी शुड ट्रीट। अगर आप गांव देहात में जाइएगा तो अगर कोई महिला है उसको पता मासिक धर्म है, क्या धर्म और में आई, वो तो उसका बॉडी का पार्ट है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेट्स मेक दिस थिंग्स वेरी अ कॉमन टॉक, है ना। तो अपवित्र हो गई महिला, उस समय महिला भगवान के पास नहीं जाएगी, मंदिर नहीं जाएगी, सब बकवास की बात है। वी नीड टू ब्रेक ऑल दिस जो चल रहा है ना। तो जो सेकेंडरी फीचर्स ऑफ द महिला का है जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, गेटिंग प्रेग्नेंट, है ना, तो ये सारा चीज जो कंट्रोल होता है वो प्रोजेस्टेरोन के थ्रू कंट्रोल होता है। जो महिला का मुख्य बॉडी स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड ऑल, ये सब जो होता है वो बेसिकली एस्ट्रोजन के कारण होता है। इसीलिए एस्ट्रोजन को मेन फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन को सेकेंडरी फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। सेक्रीशन ऑफ लाइपेज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सर्च वीडियो इन लोग बनाए होंगे, इसको एडिट हम नहीं कर पाए या उन लोग एडिट नहीं कर पाए। सेक्रीशन ऑफ द लाइपेज जो होता है कहाँ से होता है दोस्त, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ से होता है। लाइपेज का सेक्रीशन माउथ से होता है, लाइपेज का सेक्रीशन स्टमक में भी होता है, और लाइपेज का सेक्रीशन पैनक्रियाज से भी होता है। लाइपेज किस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं? वसा को डाइजेस्ट करते हैं, फैट को डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ भाई जो नए लोग हैं जाकर वीडियो देख लो यार, उसमें सारा ये सब चीज़ बताया हुआ, रिपीटेशन है फिर ये बता रहे हैं। एक इंजाइम होता है जाइमेज, जिसको बीपीएससी खूब पूछता है। जाइमेज किसके लिए इस्तेमाल होता है? बेसिकली वो फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होता है। जाइमेज नेचुरली कहाँ प्रेजेंट होता है? ईस्ट में प्रेजेंट होता है, और ईस्ट में प्रेजेंट होने के बाद ये क्या करता है? बेसिकली जाइमेज जो है ये ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, कभी एसिड के रूप में या इथाइल अल्कोहल के रूप में करता है। जो कर्ड का जो फॉर्मेशन है वो भी इसी से संबंधित है। 45 पूछ रहा है भाई, सब करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर ई हो जाना चाहिए। देखिए सारा चीज बताया हुआ है, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विकलाइम बोलते हैं। कैल्शियम CaOH2 को क्या कहते हैं? सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। इस बार क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसलिए इसको मत सोचिएगा कि भाई जात क्वेश्चन पूछ लिया है, इसको कहते हैं सिलेक्ट लाइम। अगर हमने कैल्शियम CaOH2 को हमने क्लब कर दिया Cl2 के साथ तो हमको मिल गया CaOCl2। इस CaOCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, या इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। और ये जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किस नेचर का होता है?
सारा बताया हुआ है, वीडियो में जाकर देखिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका कलर बेसिकली क्या होता है, वाइट होता है, पर समय समय के साथ क्या होता है, इसका कलर येलोइश हो जाता है। जैसे आप उजला शर्ट लिए, शुरू में वाइट होता है, पर आप बहुत दिन बाद पहनिएगा या रख दीजिएगा बहुत दिन बाद तो देखिएगा येलोइश टाइप का होता है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली वाइट होता है, पर समय के अंतराल के साथ येलो हो जाता है। पानी में इस सोलुबल तो होता है बट नॉट दैट सोलुबल इन द वाटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। कह रहा है द पीएच वैल्यू बढ़ गया, मतलब देखो यार जो 7 है अगर 7 से इधर बढ़ गया तो उसको हम बोलते हैं बेसिक, अगर 7 से कम हो गया उसको बोलते हैं एसिडिक। कह रहा है कि 7 से 14 हो गया, इसका मतलब कि बेसिक हो गया। इसका मतलब पीएच वैल्यू आप कैसे लेते हैं, -log H+ आप लेते हैं, है ना। अगर बढ़ा इसका मतलब कि OH- का कंसंट्रेशन बढ़ा होगा और H+ का कंसंट्रेशन कम हुआ होगा, है ना। तभी तो 7 से ज्यादा बढ़ रहा है, 7 से ज्यादा बढ़ा मतलब H+ का कंसंट्रेशन घटा, H+ का कंसंट्रेशन घटा मतलब OH- का कंसंट्रेशन बढ़ा। अगर आप हमको बताइए कि अगर किसी चीज का pH 4 है, अगर pH घट के 3 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि उसका जो कंटेंट ऑफ H+ है वो 10 गुना बढ़ गया। कैसे, अब देखिए, हम बोलते हैं कि pH 3 है, इसका मतलब हो गया कि -log10, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा तब जाके। देखिए यहां पर log है ना, तो log का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है 10, तो अगर 10 और ऐसे रहता ना तो ये वाला जो पावर होता है वो आगे चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि pH बराबर 3 है। ये और ये बेस और ये दोनों मिक्स कर गया ना, तो ये जो पावर होता है आगे चला गया। अगर कोई चीज का pH 4 है, इसका मतलब क्या हो गया, -log10 10⁴ है, तब तो ये 4 आगे गया होगा, है ना, तब तो 4 आगे गया होगा। तो इसका मतलब हो गया कि 10⁴ है, तब जाके बराबर हुआ। 10³ है मतलब 1000 था, 10³ का मतलब 1000 होता। 10⁴ है मतलब 1 2 3 4 मतलब 10,000 है, मतलब H+ का कंसंट्रेशन कितना से अंतर किया, 10 गुना से अंतर किया। एक pH का चेंज का मतलब होता है यार। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या होता है ना, हेसेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल होता है। हेसेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। हेसेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल का जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसका साइमल्टेनियसली एक बार में उसका तुम पोजीशन भी नहीं पता कर सकते हो और उसका वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली एक बार में नहीं पता कर सकते हो। डायरेक्ट हेसेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल होता है। तो बोर मॉडल क्या कहता है, बोर मॉडल ये कहता है कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है इसके बाद आप सराउंडिंग है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस न्यूक्लियस के पेरिफेरी में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो पहला स्टेज है ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का जो पहला स्टेज है इसको आप कहते हैं n = 1 और जो पहला स्टेज है इसको आप कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये स्टेज है n = 2। ये जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। अगर मानते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाना चाहता है तो ये एनर्जी इससे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर लोअर एनर्जी से, लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो एनर्जी आपको देना पड़ेगा। एक ऑर्बिटल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट एंड दिस ऑर्बिट विल हैव अ फिक्स्ड एनर्जी, दिस ऑर्बिट विल हैव अ फिक्स्ड एनर्जी एंड विल बी द हायर देन दिस एनर्जी। ये बोर का पोस्टुलेट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा आपसे पूछता है। एस्केप वेलोसिटी पे देखिए, क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी वीडियो पूरा बनाया हुआ है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अमरीश जी ने वीडियो इस पर बना रखा है, फिर भी आपको हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। वी एस्केप जो होता है वो होता है 2 × (g_m/r). जी एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है जो थ्रो कर रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि आप इस वेलोसिटी से थ्रो करिए कि जो प्लैनेट है, जो अर्थ है इन आवर केस, उसके ग्रेविटेशनल पुल से वो बाहर निकल जाए। जब ग्रेविटेशनल पुल से वो बाहर निकल जाएगा तब ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बैलेंस करने पे इक्वेशन आ जाएगा। डेरिवेशन है, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर वो निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा,
जैसे देखिए इसका फॉर्मूला है v एस्केप इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ जी। जी किसका है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एम क्या है? मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं कि यहां से हम एक पत्थर को फेंक रहे हैं या रॉकेट को फेंक रहे हैं तो इसका मास नहीं है। एम मास ऑफ द अर्थ है। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। जब इन तीनों वैल्यू को, मास ऑफ द अर्थ को डालिएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ को डालिएगा और जी को वैल्यू को डालिएगा तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 11,186 मीटर पर सेकेंड। इसी को आप मोटा मोटी कहते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की अगर रफ्तार से किसी भी चीज को अगर आप थ्रो कर देंगे, जब आप थ्रो कर देंगे तो वो चीज वो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाएगा और इंफिनिटी में चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा। बताइए इस एस्केप वेलोसिटी के फार्मूला में कहीं कॉस थीटा वगैरह है, कहीं साइन थीटा वगैरह है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस रॉकेट को हम ऐसे फेंकते हैं, 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 किसी डायरेक्शन में फेंकिए, बस उसको आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ज्यादा से फेंकिएगा तो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर थीटा का कंपोनेंट है ही नहीं। एस्केप वेलोसिटी मात्र यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी पर डिपेंड करता है। अब हम आपसे पूछेंगे कि क्या बताइए एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सन अलग होगा क्या? बिल्कुल अलग होगा। वहां पे मास ऑफ द सन लीजिएगा, रेडियस ऑफ द सन लीजिएगा। क्या एस्केप वेलोसिटी जुपिटर पर अलग होगा क्या? बिल्कुल होगा। मार्स पर अलग होगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो धरती के लिए है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ द एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। बिल्कुल, जो यहां पर रॉकेट फेंकिए, पत्थर फेंकिए, उसका मास हम थोड़ी ले रहे हैं, ये तो मास ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी ले रहे हैं। इस फॉर्मूला में मास ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी है। द एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल। भैया इस फॉर्मूला में कहीं थीटा उटा है ही नहीं, एंगल के लिए थीटा होता। अगर मानते कि ये होता वी एस्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm इंटू कॉस थीटा बाई आर, तो थीटा पर डिपेंड करता, थीटा यहां पर है ही नहीं। द पाथ ऑफ द बॉडी, अगर आप एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड पर फेंक देंगे तो जो पाथ ऑफ द बॉडी होता है वो हाइपरबोलिक हो जाएगा। अगर एस्केप वेलोसिटी की स्पीड से फेंकेंगे तो पाथ ऑफ द बॉडी जो है वो पैराबोलिक रहेगा। भाई बहुत टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया, अब इससे ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये भी देखो यार, इस प्रोसेस में ई हो जाएगा, सिंपल सा। इसको थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं, हम बंद कर रहे हैं इसको, अब थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस? बेसिकली कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस होता है, रेफ्रिजरेशन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसी को आप जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं और इसी को आप केल्विन जूल इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हम बंद कर रहे हैं, इसका ई हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा। और जो नए लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर टेलीग्राम लिंक होगा, उस टेलीग्राम लिंक को आप क्लिक करिएगा तो हम लोग टेलीग्राम लिंक पे पहुंच जाइएगा और वहीं पर हम लोग इसका पीडीएफ भी डाल देंगे, क्वेश्चन का और एक्सप्लेनेशन का भी पीडीएफ हम लोग डाल देंगे। साइनिंग ऑफ।